हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और आज मैं एक नई एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एनिमे का नाम है द डेंजर्स इन माय हार्ट। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन्स हैं, शायद या फिर 3 भी हो सकता है। तो मैं उन दोनों या फिर तीनों सीजन्स को ही इस चैनल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों को देखना है, ये एनिमे देखना है, तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सच बताओ तो ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा शानदार एनिमे है। तुम लोग एकदम इस एनिमे की स्टोरी में खो जाने वाले हो। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन यार, एक्सप्लेनेशन से पहले ज़रा इस ऐप को देख लो। दरअसल मैंने इस ऐप को खुद बनाया है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को एनिमे कितना ज़्यादा पसंद है। और आई नो कि तुम लोगों को एनिमे वाले वॉलपेपर्स भी पसंद होगा, ताकि तुम लोग उसे अपने मोबाइल पे या फिर कहीं और वगैरह अपनी डीपी में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इस वॉलपेपर ऐप को बनाया है, जहाँ से तुम लोग बहुत ही इजीली अपने वॉलपेपर्स चूज़ कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल में सेट भी कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम लोग प्लीज़ जाके एक बार देख लेना, ठीक है ना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ऐप तुम लोगों को कैसा लगा। ओके, तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एनिमे की शुरुआत में हमें हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर अकेला बैठकर अपनी एक एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा था। और इसे देखकर हम लोगों को थोड़ा सा साइको भी लग रहा था, क्योंकि इसकी लुक वगैरह, हाव भाव वगैरह और फिर इसकी कैरेक्टर वगैरह हम लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा सा साइको टाइप का लगता है। लेकिन बाद में जाके ये सब कुछ खुलासा होगा कि ये बंदा कैसा है। तो वो एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा था, और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदे के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बंदे आपस में बात कर रहे थे, और उनमें से एक बंदा आकर हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है। और तभी वो सोचने लगता है कि इस बंदे को कैसे मारा जाए, कैसे किल किया जाए। और वो तभी खड़ा हो जाता है, अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालता है और उस चाकू के मदद से उस बंदे की टुकड़े 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 कर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा तो अपने ही दिमाग में सोच रहा था ये सब कुछ। और फिर वो अपने हाथ को संभाल लेता है, ताकि वो अपनी पॉकेट से छुरी ना निकाले। और फिर वो दोबारा से अपनी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने लगता है, और वो तभी बोलने लगता है, अपने मन में बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदों को मारना चाहता हूँ, और ख़ास करके तो उस लड़की को मारना चाहता हूँ जो इस क्लास की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। और वो लड़की एक मॉडल भी है, और इस लड़की का नाम है यामादा अन। और फिर वो बोलता है कि ये लड़की एक मॉडल है, लेकिन मुझे इससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि इसकी इस खूबसूरत चेहरे में मैं पेन देखना चाहता हूँ। और तभी वो लड़की उसकी तरफ घूम के देखता है, हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ घूम के देखता है। और हमारा भाई यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है और अपनी आँख उस लड़की से हटा लेता है। और फिर हमारा भाई बोलता है कि उसकी मौत तो मेरे हाथों में ही तय है, बिच। और फिर बोलता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमारा भाई वहाँ से उठ के ये बोलते हुए चलने लगता है कि ये जगह कुछ ज़्यादा ही शोर शराबे भरा है, और ये जगह बिल्कुल ही अच्छा नहीं है पढ़ने के लिए। इसीलिए वो वहाँ से उठ के एक क्वाइट प्लेस में जाने लगता है, जो कि होता है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी की गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो बोलता है कि ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है और पढ़ने के लिए अच्छा है। तो वो जब गेट को खोलता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर यामादा पहले से ही बैठी हुई है, और वो खाना खा रही थी, एक राइस बॉल खा रही थी। और यहाँ पर यामादा भी भाई की तरफ घूम के देखती है, लेकिन वो अपनी खाना नहीं रोकती, और हमारा भाई वहाँ से चल के घुस जाता है लाइब्रेरी के अंदर। तो हमारा भाई जब अंदर जा ही रहा था, तभी वो लड़की यामादा उसे कुछ बोलने लगती है। मतलब उसके मुंह में राइस बॉल था, इसलिए वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो कुछ तो बोलती है, जो सुनकर हमारा भाई तो पहले समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोल रही है, और बाद में नहीं समझ पाता कि क्या बोल रही है। और फिर वो बोल देता है कि हाँ श्योर, क्यों नहीं। मतलब उसे समझ भी नहीं आया कि उस लड़की ने क्या बोला था, लेकिन फिर भी उसे वो कह दिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर वो अंदर चला जाता है, और अंदर से ही वो उस लड़की को, यामादा को ऑब्जर्व करने लगता है। और वो अपने दिमाग में ये सोचने लगता है कि क्या यही मेरे पास सबसे ज़्यादा बढ़िया मौका है उसे मर्डर करने का, उसे किल करने का। और फिर वो दोबारा से सोचता है कि नहीं नहीं, ये अच्छा वक्त नहीं है या अच्छा मौका नहीं है। दरअसल मुझे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा इस लड़की को। और वो देखता है कि वो लड़की दोबारा से अपने बैग में से एक और चिप्स की, बड़े वाले चिप्स की पैकेट निकालती है, और गाते हुए झूमते हुए खाने लगती है। और ये देखकर हमारा भाई सोचता है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है भाई, और ये तो पार्टी पैक है चिप्स का, और इतनी बड़ी पार्टी पैक ये कैसे खा रही है, और ये तो गोरिल्ला की तरह आवाज़ कर रही है। और हमारा भाई दोबारा से अपनी किताब में कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। और हमारा भाई का नाम है क्योतारो इचिकावा, मैं इसे क्योतारो ही बुलाऊंगा, ठीक है ना। अब क्योतारो को दोबारा से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देता है उस लड़की की तरफ से। तो वो जब छुप छुप के देखता है दोबारा से उस लड़की को, तब वो देखता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाने की काम में लग चुकी थी। और वो यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन बना देती है, मतलब एक ब्रश से कुछ तो लिख देती है, मतलब जापानीज में एक पेपर के ऊपर कुछ तो लिखती है। और वो सोचती है कि मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। और तभी वो अपना कटर ढूंढने लगता है अपनी बैग में,
और वो देखते हैं कि उसकी कटर उसके बैग में मौजूद नहीं है। तभी क्योतारो सोचने लगता है कि मेरे पास एक कटर है, क्या मैं उसे ये कटर दे दूं। तभी वो सोचता है कि अगर मैं उसे ये कटर दूंगा तो अगर वो मुझे ये पूछ लिया कि मैं ये कटर कर क्या रहा हूँ तब मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये सोचकर वो सोचता है कि वो कटर नहीं देगा। तभी दोबारा से यामादा के पास से एक और पेपर फटने की आवाज़ सुनाई देता है और क्योतारो देखता है कि यामादा अपने हाथों से न्यूज़पेपर को फाड़ रही थी। तो इसीलिए क्योतारो उसे रोकते हुए उसके पास जाता है और उसे अपनी कटर दे देता है, जो देखकर पता नहीं क्यों यामादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये एनिमे वाली लड़कियां इतनी जल्दी खुश क्यों हो जाती है भाई, मुझे नहीं पता, कमेंट में बताना। और यामादा बोलती है थैंक यू क्योतारो। और जो सुनकर क्योतारो हमारा भाई तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वो दौड़ते हुए लाइब्रेरी की एक शेल्फ के पीछे आकर शर्माने लगता है बहुत ही तेज़ी से। और शेल्फ के पीछे क्योतारो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बेल है, स्कूल का जो बेल है वो बज जाता है, मतलब टिफिन टाइम खत्म हो चुका है। और यामादा वहाँ से उठ के चलने लगती है, लेकिन उसने क्योतारो की कटर को अपने बैग में डाल लेती है। और जो देखकर क्योतारो उसके पीछे दौड़ने लगता है मेरा कटर कहते हुए, लेकिन यामादा उसकी एक भी बात नहीं सुन पाती क्योंकि क्योतारो कुछ ज़्यादा ही धीरे से बोल रहा था। तो यामादा जब बाहर निकलती है तभी उसके सामने उसकी एक और दोस्त खड़ी थी। तो वो दोनों थोड़ा सा आपस में बात करने लगती है और वो लड़की पूछती है कि यामादा तुम कहाँ थे पूरे लंच टाइम तक। तो यामादा बोलती है कि मैं लाइब्रेरी थे। अब यामादा क्योतारो के पास आकर उसके हाथ में अपनी चिप्स के पैकेट पकड़ाने लगती है। तो यहाँ पर क्योतारो ये सोचने लगता है कि शायद यामादा उसे चिप्स खाने के लिए दे रही है। लेकिन तभी यामादा ये देखती है कि उसकी चिप्स के पैकेट के अंदर कुछ चिप्स अभी भी बचे हुए हैं, जो देखकर यामादा उसकी पूरी की पूरी पैकेट को अपने मुंह में उल्टा कर लेता है, जिस वजह से सभी के सभी चिप्स उसके मुंह में आ जाती है और वो उस रैपर को क्योतारो को पकड़ा देती है। मतलब यहाँ पर हमारा भाई को ये समझ आ जाता है कि यामादा दरअसल उसे चिप्स खाने के लिए नहीं बल्कि उस रैपर को फेंकने के लिए दे रहा था। तो अब क्योतारो उस रैपर को फेंकने के लिए डस्टबिन के पास आता है और फैलने से पहले ही उस रैपर को इतनी कस के पकड़ता है मानो कि वो यामादा को ही हक कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर क्योतारो स्कूल में पहुंच चुका था और वो यही सोच रहा था कि उसकी कटर उसके बैग में है, मतलब यामादा की बैग में है। और वो जब क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तब वो देखता है कि उसकी कटर पहले से ही उसकी डेस्क में रखा हुआ है। तो क्योतारो जब उस कटर को अपने हाथ लगाता है तब वो देखता है कि उसकी कटर अभी भी वर्म है, यानी कि, और वो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि इसका मतलब यामादा उस कटर को हर टाइम अपने हाथ में रखा था स्कूल आने वक्त। और ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था भाई, मतलब मेरे तरह ही है ये बंदा। तो ये सोचते सोचते वो बैठ ही जाता है और तभी वो अचानक उसके दिमाग में ये क्लिक होता है कि यामादा को ये पता है कि क्योतारो किस डेस्क में बैठता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्लास शुरू हो चुका है और सर सभी लोगों को बोलता है कि चलो अपने अपने प्रेजेंटेशन दिखाओ। और सभी लोग धीरे धीरे करके प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए चले जाते हैं। तभी क्योतारो ये नोटिस करता है कि यामादा और उसके ग्रुपमेट्स अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर बात कर रहे थे, जहाँ पर उन लोगों की एक टीममेट ये बोलता है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन को फेंक दिया है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा खराब बनी थी और मैंने एक नया प्रेजेंटेशन बनाया है। जो सुनकर यामादा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन इस तरफ क्योतारो कुछ ज्यादा ही गुस्सा होता है और वो बोलता है कि लड़कियां कभी भी हम लोगों की फीलिंग्स समझ नहीं पाएगी, लड़कियां एक लड़की की फीलिंग्स नहीं समझती है यार, ये लड़की कितनी ज्यादा क्रूर है, मैं इसे मार डालूंगा। वो लड़की बोलती है कि तुम अपनी टाइटल में, अपनी प्रेजेंटेशन के टाइटल में चॉकलेट भी लगा दिया था, इसीलिए मैंने तो उसे और भी ज्यादा फेंक दिया है। जो सुनकर क्योतारो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये भी सही है। अब एक एक करके सभी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देने लगता है और जब यामादा की प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तब क्योतारो सिर्फ और सिर्फ यामादा को ही देखे जा रहा था और वो सोचता है कि उसके अंदर तो कोई भी बिल्कुल भी लाइफ बची नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास दिख रही थी। यामादा बहुत ज़्यादा उदास दिख रही थी और वो सोचता है कि ये सब कुछ इस लड़की की गलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्योतारो की बारी थी प्रेजेंटेशन देने की और क्योतारो यहाँ पर बोलता है कि मैंने सारे के सारे प्रेजेंटेशन मैंने ही बनाया है, तो बाकी का सारा काम इन दोनों के ऊपर है। और यहाँ पर भी क्योतारो खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ यामादा को ही तारे जा रहा था। तो क्योतारो यामादा को देख ही रहा था कि तभी वो ये नोटिस करता है कि यामादा वहाँ पर अचानक से रो पड़ती है, जो देखकर क्योतारो सोचता है कि आखिर ये रो क्यों रही है यार। और वो ये सोचता है कि शायद यामादा ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से उस प्रेजेंटेशन को बनाया था और उस लड़की ने इस प्रेजेंटेशन को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए शायद वो रो रही है। और तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक अजीबोगरीब हेलीकॉप्टर उड़ने लगती है और जिसे देखने के लिए सभी बंदी खिड़की की तरफ देखता है, जो देखकर क्योतारो ये सोचता है कि आखिर सभी लोग खिड़की की तरफ क्यों देख रहे हैं। अगर उन लोगों ने देख लिया कि यामादा रो रही है तो सब लोग क्या सोचेंगे। और वो सोचता है कि मुझे इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और वो अपनी जेब में से एक कटारी निकालता है, मतलब एक कटर निकालता है और अपनी प्रेजेंटेशन को ही फाड़ देता है, जो देखकर सभी लोग तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है। और सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा अजीब क्यों है। उसके टीम मेंबर्स पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि हम लोगों का तो प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है, इसीलिए ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यामादा किसी के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब यामादा एक और लड़की के ऊपर बैठी हुई है और वो लोग आपस में कुछ एक टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे थे।
तभी वो लड़की चीख उठती है और वो बोलती है कि बहुत हो गया जायंट, चलो हम दोनों अपना जगह स्विच करते हैं। मतलब यामादा थोड़ा सा हेल्दी थी और वो बहुत ज्यादा लंबी थी, इसीलिए उसे थोड़ा सा जायंट टाइप का दिख रहा था और वो अपनी स्कूल में हर बंदा बंदी से बहुत ज्यादा लंबी थी। तो वो दोनों यहाँ पर अपना जो पोजीशन है वो स्विच कर लेते हैं और उन दोनों की इस हरकत को देखकर पीछे 2-4 बंदे आपस में थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि जो लड़कियां ऐसे ऐसे हरकत करते हैं वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा सेक्सिस्ट होते हैं, मतलब उन लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेक्स घूमते रहता है। और फिर वो बंदा बोलता है कि यामादा तो मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी वगैरह वगैरह बकने लगता है। मतलब वो लिटरली उसके साथ अपनी फ्यूचर वगैरह सोच रहा होता है। तभी वो एक और बंदे को पूछता है कि तुम्हारा टाइप क्या है। तभी वो बंदा एक और लड़की को दिखाता है जो थोड़ा सा मोटी टाइप की थी और उसका नाम था हारा। और वो बंदा बोलता है कि शायद मेरा टाइप हारा जैसी लड़की है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोतारो दोबारा से लाइब्रेरी में चला जाता है और यामादा पहले की तरह वहाँ पर बैठ के खाना खा रही होती है और कियोतारो लाइब्रेरी के अंदर आकर दोबारा से उस सेल्फ के पीछे चला जाता है जहाँ पर वो खड़े होकर बेसिकली किताब वगैरह पढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि हारा उस लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और यामादा उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हारा बताती है कि किसी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला है। तो यहाँ पर यामादा उसे कुछ खाने के लिए बोलती है, लेकिन हारा बोलती है कि दरअसल मैं डाइट में हूँ इसीलिए मैं ये चॉकलेट वगैरह नहीं खा सकती। तो यहाँ पर यामादा उसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन स्पीकर्स के तरह मोटिवेशन देने लगती है। वो बोलती है कि मुझे जो पसंद होता है मैं वही खाती हूँ, मैं कभी भी डाइट वगैरह नहीं करती हूँ वगैरह वगैरह। तो लेकिन हारा बोलती है कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं ये नहीं खा सकती। और थोड़ी देर बातचीत होने के बाद हम देखते हैं कि काज़ाकी भी मतलब वही वाला बंदा यहाँ पर पहुंच जाता है और वो ये बोलता है कि ओ हारा तुम यहाँ पर पहुंच चुके हो पहले से ही। और काज़ाकी भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है और हारा के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लगती है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को ये समझ आता है कि काज़ाकी हारा को पसंद करता है, थोड़ा बहुत पसंद करता है, मतलब बहुत ज्यादा शायद पसंद करता होगा, मुझे क्या पता, मुझे क्यों पूछ रहे हो बे। तो पसंद करता है और वो लोग यहाँ पर बातचीत वगैरह करने लगता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा था कि मतलब इन लोगों को भी ये लग रहा था कि यामादा शायद इन लोगों के बीच एक कबाब में हड्डी बना है। और सेल्फ के पीछे से तो कियोतारो चीख चीख के बोल रहा होता है कि यामादा उन दोनों को अकेला छोड़ दो, उन दोनों को अकेला छोड़ दो वगैरह वगैरह चीखे जा रहा था। मतलब वो अपने मन में चीख रहा था, उसकी चीख इन तीनों को ही सुनाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे ही थोड़ी देर बीतने के बाद अचानक से कियोतारो के हाथ से सेल्फ से एक बुक नीचे गिर जाती है और तभी यामादा यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क हो जाता है और वो बोलती है कि शायद कोई बिल्ली होगी और वो करने लगती है। मतलब वो कियोतारो को ये इशारा दे रही थी कि बिल्ली की तरह एक्ट करो, बिल्ली की तरह एक्ट करो। और यहाँ पर कियोतारो के पास और कोई चारा नहीं रहा था और इसलिए वो घबराते हुए बिल्ली की तरह एक्ट करने लगती है। कि बिल्ली की एक्टिंग बहुत ज्यादा खराब थी, जो सुनकर इन दोनों को तो समझ आ जाता है कि पीछे कोई ना कोई तो है। और यामादा बोलती है कि रुको मैं जरा देख के आती हूँ। वो भी इन दोनों को यहाँ पर अकेले छोड़ने के लिए सोच रही थी और वो भी पीछे आकर म्याऊ म्याऊ करने लगती है। और ये सुनकर तो वो दोनों बोलते हैं कि ये तो एक कोई अलग बिल्ली है, मतलब इसकी आवाज तो पहली बिल्ली जैसी नहीं है। और वो दोनों सोचते हैं कि शायद ये दोनों आपस में ही लड़ाई वगैरह कर रहे थे और यहाँ पर ये दोनों तो म्याऊ 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 करने लगता है, जो सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं, लिटरली हंसने लगते हैं। और फिर यहाँ पर उन दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड होती है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चले जाते हैं लाइब्रेरी से, जो देखकर यामादा बोलता है कि वर्क डन, हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। जो सुनकर कियोतारो बोलता है कि अब स्कूल छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि कियोतारो अपनी साइकिल लेकर चलते हुए घर जा रहा था, मतलब अपनी साइकिल लेकर चलते हुए घर जा रहा था, समझ रहे हो। तो चलते चलते वो एक मैगजीन की शॉप के सामने आकर खड़ा होता है और तभी उसे ये याद आता है कि यामादा CIEL की मैगजीन के बारे में बात कर रही थी जिसमें उसकी फोटो आने वाली थी। तो ये बात उसके दिमाग में आने के बाद वो सोचता है कि क्या मुझे इस मैगजीन शॉप के अंदर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो सोचता है कि मुझे इस ड्रेस में, स्कूल वाले ड्रेस में उस शॉप के अंदर नहीं जाना चाहिए। और वो घर से एक अजीबोगरीब ड्रेस पहन के आता है, बे ये कैसा ड्रेस है छपरी साला। तो ड्रेस पहन के आकर वो देखता है कि CIEL मैगजीन में उसका फ्रंट पेज में ही यामादा के ही फोटो चिपका हुआ है, जो वो खड़े होकर वहीं पर देख रही थी। तभी वो देखता है कि पीछे से कोई आता है और ये और कोई नहीं यामादा ही होती है, जिसे देखकर कियोतारो दोबारा से सेल्फ के पीछे छुप जाता है और वो छुप छुप के यामादा को देखने लगता है। और वो देखता है कि यामादा यहाँ पर थोड़ा सा अजीबोगरीब बिहेव कर रही थी। तभी वहाँ पर दो और लड़की आती है जो उसी CIEL मैगजीन को देखने लगती है और तभी यामादा अपनी मुंह से मास्क, चश्मा और टोपी हटाती है और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जो देखकर वो दोनों लड़की उस मैगजीन को नहीं खरीदती और उसे वहीं पर रख के चली जाती है थोड़ा सा घबराते हुए। जो देखकर यामादा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होती है, लेकिन दोबारा से वो खड़ी हो जाती है अपनी पेन लेकर सिग्नेचर देने के लिए। तभी उसके सामने से एक लेडी चलते हुए आता है और यहाँ पर यामादा ये सोचता है कि शायद वो लेडी उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रही है। लेकिन वो लेडी इस शॉप की शॉपकीपर थी और वो वहाँ पर बिखरी हुई मैगजीन्स को ठीक कर देती है। जो
देखकर यामादा थोड़ा सा उदास होकर उस घर को छोड़ के चली जाती है और इसे देखकर क्योतारो ये सोचने लग जाता है कि क्या मुझे इस मैगजीन को खरीदना चाहिए, क्या मुझे इस मैगजीन को खरीदना चाहिए। और वो सोचता है कि अगर मैं इस मैगजीन को खरीदूं तो यामादा को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा वगैरह वगैरह सोचने लगता है। तो अब क्योतारो फाइनली उस मैगजीन को खरीद लेता है और वो उस मैगजीन को लेकर अपने घर में चला आता है और वो एक एक करके यामादा की हर एक फोटो को देखने लगता है। जैसे तुम लोग किसी भी लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाकर उसकी फोटोज वगैरह देखते हो एकदम स्क्रॉल करके करके, वैसे ही करता है ये बंदा। तो क्योतारो यामादा को देखते हुए ये बोलता है कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह लग रही है और वो अचानक उस मैगजीन को एक डस्टबिन में फेंक देता है और वो बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सोने के लिए चला जाता है। अब हमें दोबारा से नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोगों के साथ साथ क्योतारो भी स्कूल की तरफ जा रहा था और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्योतारो उस मैगजीन को डस्टबिन से उठाकर अपने बेड में अपनी तकिए के पास रख लिया था और साइकिल में चढ़ के जाते हुए उस मैगजीन के बारे में ही सोच रहा था। तभी वो अचानक सामने यामादा और एक लड़के को एक साथ देखता है और वो सोचता है कि क्या यही लड़का उसकी बॉयफ्रेंड है। और फिर वो सोचता है कि हाँ, इसमें गलत क्या है, आखिर ऐसे ही तो पूरी दुनिया वर्क करता है। और तभी वो आकर यामादा की बाजू में खड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे करके चुप चुप के उन दोनों की बातें को सुनने लगता है। और उन दोनों के बातें सुनने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि ये बंदा दरअसल यामादा को पिकअप करने की मतलब पटाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर वो बंदा यामादा को पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, तो यामादा बोलता है कि सोशल मीडिया, जो देखकर क्योतारो अपने ही मन में बोलता है कि अभी ये लड़की इतनी भी ज्यादा गवार नहीं है जितनी ये दिखती है। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो फिर तुम अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो। तो यामादा बोलती है कि दरअसल हम लोग अपनी ब्रेन में टेलीपैथी की मदद से बातचीत करते हैं। यहाँ पर ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग कर रहा था बे, छपड़ी कहीं का। और सच बताओ तो इस बंदे को देखकर मुझे कुछ ज्यादा ही खुंदक कर रहा था। अब चलते चलते एक टाइम हम देखते हैं कि यामादा और वो लड़का दोनों ही खड़े हो जाते हैं। मतलब उस लड़के ने यामादा को रोका था और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मुझे अपना नंबर दो। जो सुनकर यामादा के पास तो और कोई चारा नहीं रहता क्योंकि वो लड़का लिटरली जबरदस्ती कर रहा था यामादा के साथ और वो अपनी फोन अपनी पॉकेट से धीरे धीरे निकाल के उसे नंबर देने वाली थी। और यहाँ पर इस तरफ क्योतारो ये सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जिससे भी बात करे, जिसको भी अपना नंबर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी अचानक उसके दिमाग हिल जाता है। मतलब ये बिल्कुल साइको है भाई ये बंदा। और उसके दिमाग हिलने के बाद वो अपनी साइकिल को बिल्कुल सामने की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वो साइकिल एकदम फुल रफ्तार से जाते हुए यामादा और उस बंदे को क्रॉस करते हुए जाकर एकदम नदी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और सभी लड़के लड़की दौड़ के जाते हैं उस साइकिल को देखने के लिए, जिनमें से वो लड़का और यामादा भी था। तो उसके पीछे से एक और लड़की आ रही थी जो कि यामादा की दोस्त थी और वो आकर यामादा को बोल देती है कि यामादा क्या तुमने ये देखा कि ये इचिका मतलब हमारी क्योतारो की ही बाईसाइकिल है। तो यामादा यहाँ पर क्योतारो को ये पूछता है कि क्योतारो तुमने ऐसे क्यों किया। तो क्योतारो के पास तो कोई जवाब नहीं होता, तो इसीलिए वो मैं करने लगता है। और फिर क्योतारो झूठ बोलता है और वो बोलता है कि मैंने ब्रेक के जगह एक्सीलरेटर दबा दिया था गलती से। जो सुनकर यामादा तो कुछ ज्यादा ही हंसने लगती है और वो बोलती है कि इचिका तुम तो कुछ ज्यादा ही फनी हो। और ये सुनकर क्योतारो के दिमाग में एकदम गाने बजने लगते हैं, हवाएं धीरे धीरे बहने लगते हैं, जुल्फे लहराने लगते हैं। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि क्योतारो दोबारा से वो अपना ही काम कर रहा था। मतलब अपनी फालतू के किताबें वगैरह पढ़ रहा था और अपने ही दिमाग में ख्याली पुलाव वगैरह बना रहा था। और वो ये सब कुछ लाइब्रेरी के अंदर एक सेल्फ के पीछे कर रहा था, मतलब जहाँ पर वो हमेशा रहता है छुपा हुआ, वहीं पर ही वो ये सब कुछ कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि यामादा अन भी वहाँ पर मौजूद थी। मतलब वो हमेशा की तरह अपनी खाना वगैरह खा रही थी लाइब्रेरी में बैठ के। और उसे देखकर क्योतारो दोबारा से अपनी दिमाग में ये सोचने लगता है कि ये लड़की हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है और ये लड़की एक मॉडल भी है और मैं इसे मारना चाहती हूँ। लेकिन इस तरफ यामादा तो अपने ही मजे में खाना वगैरह खा रही थी और नाच रही थी, गा रही थी। और तभी हम देखते हैं कि यामादा अचानक से अपनी नाचना झूमना रोक देती है और वो अचानक से खड़ी हो जाती है, जो देखकर क्योतारो ये सोचने लगता है कि आखिर इसको हुआ क्या है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक डब्बा टाइप का कुछ चीज था, जो देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसे थोड़ा सा पानी चाहिए इस डब्बे को फिल करने के लिए। और तभी यामादा वहां से दौड़ के चली जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यामादा उसी कटोरी पे थोड़ा सा पानी लेकर दौड़ते हुए आती है। लेकिन तभी वो ये नोटिस करती है कि उसकी कटोरी से थोड़ा सा पानी छीट के नीचे गिर गया था, इसीलिए वो दोबारा से उस पानी को लेने के लिए चली जाती है। तभी क्योतारो यहाँ पर ये नोटिस करता है कि उसने थोड़ी सी पानी लाइब्रेरी के अंदर भी गिरा दिया था, इसीलिए वो जल्दी से उस पानी को पोंछने लगता है, क्योंकि अगर लाइब्रेरियन ने देख लिया कि यहाँ पर पानी गिरा हुआ है तो उन लोगों की खैर नहीं होने वाली। और वो पानी को पोंछ ही रहा था कि तभी वहाँ पर यामादा दोबारा से आ जाती है, लेकिन इस बार भी उसने थोड़ी सी पानी गिरा दिया था। अब यामादा क्लॉक
क्लॉक की तरफ देखती है और वो देखती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बची है और इसीलिए वो जल्दी और भी ज्यादा जल्दी करने लगती है और वो बोलती है कि मैं इस पानी को बाद में पोंछ दूंगी और वो दोबारा से थोड़ी सी पानी भरने लगती है उस कप में। अब यामादा की इस बेवजह मेहनत को देखकर क्योतारो के दिमाग में कुछ खुराफाती दौड़ने लगता है और वो सोचता है कि अगर मैं एक कप ले आकर उसे दे दूं तो कैसा रहेगा। और वो तभी अचानक से दौड़ते हुए जाता है, बहुत ही तेज दौड़ता है बंदा भाई, और वो बहुत ही तेज दौड़ते हुए एक सीढ़ी की मदद से ऊपर जाता है, वहां से कप लेता है और दोबारा से दौड़ते हुए यामादा के पास आता है। लेकिन जब तक वो पहुंचता है तब तक वो देखता है कि यामादा अपनी प्लेट बदल चुकी है और वो लगभग उसे खाने वाली थी, मतलब जो खाना खाने के लिए वो पानी इकट्ठा कर रही थी लगभग वो खाना बन चुकी है और उसे वो थोड़ा सा हिलाती है जिस वजह से उसकी कलर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर क्योतारो ये बोलता है कि मतलब अपने ही मन में बोलता है कि जितना बार तुम इसे हिलाओगे, मतलब जितना बार तुम इसे शेक करोगे या फिर घटाओगे या फिर कुछ तो करोगे, यार डबल मीनिंग मत निकालो इस बात का, ठीक है ना, तो जितना टाइम इसे हिलाओगे तो उतनी बार इसका कलर चेंज होता रहेगा और उतनी ज्यादा टेस्टी ये होने लगेगी। और तभी यामादा उसे लेकर उस खाने को लेकर अपने मुंह में डाल लेती है, जो खाकर तो वो अपनी दुनिया में खो जाती है बे, क्योंकि ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। और वहीं पर खड़े होकर क्योतारो ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि उसकी तो पूरी की पूरी मेहनत पर मुंह छिड़ गया था, मतलब पानी छिड़ गया था और वो यहाँ पर थोड़ा सा एम्बेरस होने लगता है और वो अपनी एम्बेरसनेस को कमाने के लिए वो पानी के नल के पास चला जाता है और वो बोलता है कि मैं दरअसल पानी पीने के लिए इस ग्लास को लाया हूँ। अब क्योतारो की पानी पीना खत्म होते ही यामादा जो है वो अपनी ट्रैश को क्योतारो को पकड़ा देती है और वो बोलती है कि तुम इसे रख सकती हो। और यामादा यहाँ पर सोचने लगता है कि दोबारा से उसने मुझे अपनी ट्रैश दी है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में हमें क्लासरूम के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्योतारो अपने डेस्क में बैठकर ये सोच रहा था कि उसने दोबारा से मेरे प्रीसियस टाइम को छीन लिया है और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उसे कर दूंगा, मतलब समझ लो इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। और दूसरी तरफ हम यामादा को देखते हैं और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो एक पंखे लेकर अपने को हवा कर रही थी। तभी उसकी एक दोस्त आकर उसके पंखे को छीन लेती है और वो बोलती है कि अब मेरी टर्न है। और तब यामादा बोलती है कि चलो ठीक है तो तुम मुझे हवा कर दो। तो वो लड़की बोलती है कि ये कभी भी नहीं होने वाली है। और तभी उन लोगों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और अगले पल हम देखते हैं कि वो चारों लड़कियां दोस्त है और वो चारों लड़कियां एक दूसरे को हवा कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से क्योतारो के दिमाग में एक और अजीबोगरीब ख्याल चलने लगता है और वो ये सोचने लगता है कि अगर मेरे एग्जीक्यूशन करने से पहले, अगर मेरे यामादा को मारने से पहले यामादा ने मुझे एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या होगा, अगर यामादा ने मुझे पहले ही मार दिया तो क्या होगा, अगर उसका प्लान यही है कि मुझे एक खोपचे में ले जाकर, मतलब लाइब्रेरी में ले जाकर मार डालना है तो क्या होगा। और ये सोचकर ही तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं वे मतलब ये साइको है या फिर क्या है मुझे नहीं पता यार, मुझे मत पूछना, कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता देना कि इसकी दिमाग आखिर ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ गर्मी से यामादा की तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी और गर्मी से वो एकदम पसीना पसीना लथपथ हो जा रही थी, जिस वजह से उसकी स्कूल शर्ट भी पसीने से लथपथ हो जा रही थी, जिसे देखकर क्योतारो के दिमाग में आता है कि अगर वो पसीने से लथपथ हो जाती है तो। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे 3 बंदे यामादा को देखकर अजीबोगरीब इशारे वगैरह करने लगते हैं। भाई वो दोनों, एक बंदा था और एक बंदे की पॉम पॉम दबाने लगते हैं। और सच बताओ तो ये वाला बंदा भी मजा ले रहा था, उसके पॉम पॉम दबा रहा है फिर भी ये मजा ले रहा है, कैसा बंदा है। व्हाई आर यू गे। अब वो लड़का जो पॉम पॉम दबा रहा था उस लड़के की, वो जाता है यामादा के पास, मतलब जाने लगता है यामादा के पास। तभी क्योतारो अपने दिमाग में सोचता है कि अगर ये वहां पर चला गया तो कुछ अजीबोगरीब, कुछ ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो इसीलिए वो अपनी कटर को नीचे फेंक देता है। और तभी वो लड़का उस कटर को उठाकर क्योतारो को दे देता है और तभी क्योतारो यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा सस्पिशियस वाला लुक देने लगता है और धीरे धीरे कुछ तो कहने लगता है, खून खराबे वाले कुछ सीन कहने लगता है और अपनी कटर को निकालने लगता है, जो देखकर उसकी तो फटके 4 हो जाता है भाई, मतलब उस बंदे की फटके 4 हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यामादा और उसके दोस्त उस क्लासरूम से बाहर जा रहे थे, कहां पर जा रहे थे मुझे नहीं पता। और अगले ही पल हम देखते हैं कि क्योतारो भी वहां से उठ के जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त उसके कान में उन लोगों की, उन लड़कियों की आवाज सुनाई देता है और वो लोग कुछ तो बात कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि यामादा जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड की पीठ पे चढ़ चुकी थी और यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे लेकर जा रही थी। भाई ये लड़की एकदम छोटी सी है और यामादा इतनी ज्यादा जायंट है, फिर भी ये लड़की उसे उठा रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों दोबारा से लाइब्रेरी में आ चुके थे और लाइब्रेरी में वो हर रोज की तरह दोनों ही अपने अपने काम कर रहे थे। क्योतारो अपना किताब पढ़ रहा था, वो भी एक पंखे लेकर अपने आप को हवा करते हुए, और यामादा अपने ही तरह अपने ही मन में खा रही होती है। तभी यामादा क्योतारो को देखकर बोलती है कि क्या मैं वो ले सकती हूँ। तो क्योतारो यामादा को अपनी पंखा दे देता है और यामादा उस पंखे को लेकर अपने आप को हवा करने लगती है। तभी उसे अचानक से कुछ एक अलग टाइप का स्मेल आता है उस पंखे से, जो सुनकर वो बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छा
स्मेल कर रहा है। तो ये बात सुनकर कियोतारो बोलता है कि नहीं, ये स्मेल नहीं कर रहा। तो यामादा बोलती है कि जरा इसे सूंघ के देखो। तो कियोतारो उसके पास आता है और उसे थोड़ा सा सूंघता है और तभी अचानक उसकी नजर कहीं और जगह पर पड़ता है वे, और स्वेटिंग की वजह से उसके दिख रहे थे, जो देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। तभी अचानक यामादा को किसी की फोन आती है और वो बोलती है कि क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर आने वाली है। तो इसीलिए वो जल्दी से करके बेंच के नीचे छुप जाती है और कियोतारो को बोलती है कि यहाँ पर बैठ जाओ, जल्दी से, जल्दी करो, हरी आओ। तो कियोतारो उस बेंच पे जल्दी से बैठ जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लाइब्रेरी के अंदर आती है और वो पूछती है, कियोतारो को पूछती है कि क्या तुमने यामादा को कहीं पर देखा है। तो कियोतारो बोलता है कि नहीं, मैंने तो कहीं उसे कहीं पर भी नहीं देखा है। तभी वो लड़की इधर उधर देखने लगती है और उसकी नजर में थोड़ा सा स्नैक पड़ती है और वो आकर उसी बेंच पे बैठ जाती है और वो उसे थोड़ा सा पास्ट की बातें बताने लगती है, जहाँ पर वो बोलती है कि यामादा हर वक्त खाती रहती है, इसीलिए मैं उसके लिए हर वक्त चिंतित रहती हूँ और मैं उसे मना करती हूँ इस सब कुछ खाने के लिए। और ये सब कुछ बातें यामादा जो है उस बेंच के नीचे से सुन रही थी और थोड़ा सा रिग्रेट भी फील कर रही थी, क्योंकि वो सोचती है कि यार ये लड़की कितनी ज्यादा औसम है, मतलब ये लड़की कितना ज्यादा फिक्र कर रही है मेरी। तो और वो लड़की यहाँ पर यामादा की कुछ ज्यादा ही तारीफें करने लगती है, मानो कि वही इसके प्यार में पागल हो चुकी है। और यामादा अपनी इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद नीचे से, टेबल के नीचे से आने लगती है, लेकिन आते वक्त वो कियोतारो के पैर में हाथ रखती है, जिस वजह से कियोतारो यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक में चली जाती है। अब वो लड़की बोलती है कि ये सब कुछ तो मेरी ट्रिक थी तुम्हें नीचे से बाहर लाने के लिए, लेकिन यामादा बोलती है कि लेकिन ये सब कुछ तो सही है ना। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियोतारो की इतने ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी कि वो तो एकदम जमीन में लिपट गया था, मतलब बेंच पे लिपट गया था। लेकिन एक मिनट, ये बंदा बाथरूम में क्यों जाता है? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होने वाली है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स तैयारी में जुट जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर काम वगैरह कर रहे थे, लेकिन कियोतारो एक जगह पर खड़े होकर ये सोच रहा था कि अभी ये सब लोग एक फेस्टिवल में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, ये सब तो एक फालतू काम है। तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है और यामादा आकर कियोतारो को पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे लिखने के लिए, क्योंकि तुम्हारे हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे है और मैंने तुम्हारी पिछली वाले प्रेजेंटेशन वाली हैंड राइटिंग देखी थी और वो हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए क्या तुम प्लीज हमारी मदद कर सकते हो। तो ये बात सुनकर यामादा के मुंह से ये बात सुनकर कियोतारो तो उसे मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी मुंह तो किसी के सामने नहीं खुलता और यामादा के सामने तो और भी नहीं खुलता। लेकिन वो यहाँ पर बोलता है कि हाँ मैं मदद कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, दोबारा से बाथरूम? खैर छोड़ो। अब अगले पल हम देखते हैं कि यामादा दोबारा से वहां पर पहुंच जाता है उन लोगों की मदद करने के लिए और वो वहां पर आकर हारा को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर कहीं और पड़ता है। वे साला ये लड़का थोड़ा सा ठरकी है, मतलब इसके अंदर क्या क्या खूबियां छुपा हुआ है वो मुझे भी नहीं पता। और वो देखते ही जाता है, देखते ही जाता है, जिराफ की तरह अपनी गर्दन को लंबा करके करता जाता है ताकि वो और भी ज्यादा पास से देख पाए उसकी पॉम पॉम को। और उसके आंखें भाई बड़े बड़े हो जाते हैं उसकी पॉम पॉम को देखकर, और वो सोचता है कि क्या ये ओरिजिनल है, क्या ये रियल है। और हमारा भाई उसकी को ध्यान से प्यार से देख ही रहा था कि तभी पीछे एक वेल के अंदर से, मतलब ये फॉल्स वेल है, उसके अंदर से यामादा भूत की कॉस्ट्यूम में निकल आती है एकदम चीखते हुए, जो देखकर कियोतारो तो एकदम बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड दोबारा से आ जाती है और वो बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, कट कट कट, ये सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन यामादा बोलती है कि लेकिन मैंने तो कियोतारो को डरा दिया है, और फिर वो दोनों वहां से दौड़ के चले जाती है। लेकिन हारा यहाँ पर बोलती है कि यामादा की तरह जीरो फिगर कितने अच्छी है यार। अब हम देखते हैं कि उन लोगों के काम खत्म हो चुके हैं, ग्रेव ड्राइंग करने की काम खत्म हो चुकी है, और तभी वहां पर यामादा आ जाती है और वो कियोतारो को पूछती है कि क्या तुम लोगों की काम खत्म हो चुकी है। और तभी अचानक से यामादा की नजर ग्रेव वाली पेंटिंग में पड़ता है और वो देखती है कि वहां पर उसकी ग्रेव बनी हुई है, जो देखकर यामादा तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये किसने किया है। तभी कियोतारो भी देखता है कि वहां पर तो यामादा का नाम लिखा हुआ है, और तभी वहां पर दो चार बंदे और बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पर आकर पूछने लगते हैं कि अभी यामादा के नाम यहाँ पर कौन लिखा है, यामादा के नाम यहाँ पर कौन लिखा है। और वो कियोतारो की कॉलर को पकड़ के पूछने लगता है कि क्या इस नाम को तुमने लिखा है। तो कियोतारो यहाँ पर बोलने जाता है कि नहीं, ये नाम तो मैंने नहीं लिखा है। लेकिन कियोतारो बोल देता है कि इसको मैंने ही लिखा है, और वो बोलने लगता है कि वैसे मरना कोई बुरी बात नहीं है और मरने से हम लोगों को मुक्ति मिल जाती है। और उसके ऐसे बोलते ही उसके दिमाग में दोबारा से ये चलने लगता है कि अभी ये सब कुछ मैंने क्या बोल दिया है। और तभी वहां पर हाड़ा आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसकी बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब उसकी होने वाली बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि दरअसल कियोतारो ने यामादा के नाम ग्रेव में लिख दिया है।
और ये बात सुनकर वो लड़की बोल देती है कि अरे ये तो मैंने लिखा है, और वो बोलती है कि दरअसल मैंने कॉमन नाम्स को लिखा है और तुम टेंशन मत करो, मैं उसे मिटा देती हूँ जल्दी से। और वो दोनों मिलकर यहाँ पर सभी लोगों के नाम मिटाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यामादा क्योतारो के पास आती है और वो बोलती है कि आई एम सॉरी क्योतारो, और सॉरी बोलते ही यामादा वहां से उठ के चली जाती है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों की ग्रेव में से जो नाम है वो मिटाने की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। अब हारा यहाँ पर पूछती है कि आखिर यहाँ पर किन लोगों के नाम लिखा जाए, और मेरे दिमाग में किसी का भी नाम नहीं आ रहा है। तो क्योतारो यहाँ पर क्या करता है कि अपनी फैमिली का नाम लिख देता है उन ग्रेव स्टोन्स में और वहां से उठ के चला जाता है, जो देखकर हारा तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्योतारो एक बेसिन में जाकर अपने पैलेट्स वगैरह धो रहा था और वो ये सोच रहा था कि आखिर यामादा ने मुझे सॉरी क्यों बोली है, और वो ये सोच रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में आकर यामादा खड़ी हो जाती है और वो यहाँ पर आकर बोलती है कि अगर मेरे मुंह पे थोड़ा सा ब्लड लगा होगा तो ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। और वो क्योतारो के ब्रश को लेकर एक लाल पेंट को थोड़ा सा रगड़ने लगती है, लेकिन क्योतारो यहाँ पर बोलता है कि अगर तुम इस लाल पेंट में थोड़ा सा ब्लैक पेंट मिला दोगी तो ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी। और क्योतारो यहाँ पर उस ब्लैक पेंट को भी मिलाने लगता है उस रेड पेंट के साथ, और ये देखकर यामादा अपनी बालों को पीछे कर लेती है। यार कितनी खूबसूरत है यार ये लड़की, कितनी क्यूट है बे, काश मेरे भी लाइफ में कोई बात नहीं, खैर छोड़ो। और ये देखकर क्योतारो के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं और मेरे भी मन में लड्डू फूट रहे थे। तो यहाँ पर क्योतारो क्या करता है कि अपने ब्रश को उठाता है और धीरे धीरे करके यामादा की फेस की तरफ लेकर जाता है और वो उसके मुंह पे थोड़ा सा पेंट मारता है और वो वहां से दौड़ के भाग जाता है और वो बोलता है कि ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और उसकी इस हालत को देखकर, उसकी इस बिहेवियर को देखकर यामादा समझ में नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब हम देखते हैं कि स्कूल में फेस्टिवल शुरू हो चुका है और हमेशा की तरह क्योतारो एक विंडो पे जाकर खड़ा हो गया था, मतलब अकेला ही खड़ा हो गया था और वो अपने ही दिमाग में अपने ही साथ बातें कर रहा था, वगैरह वगैरह बातें कर रहा था जो इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो पीछे, मतलब अपने पीछे यामादा की ग्रुप के ऊपर भी थोड़ा सा नजर रख रहा था। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के पास वही छपड़े बंदे आते हैं जो हर वक्त यामादा के पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं, और वो छपड़े बंदे आकर उन लोगों को इन्वाइट करते हैं चलो हम लोगों के साथ कैरियोके देखने के लिए। लेकिन उनमें से एक बंदी बहुत ज्यादा उतावली होती है उन लोगों की गाना सुनने के लिए, उसकी वजह से सारे लड़कियां मान जाती है उन लोगों के साथ जाने के लिए। और ये देखकर क्योतारो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और वो बोलता है कि अपने मन में बोलता है कि इसी वजह से, बिल्कुल इसी ही वजह से मैं हर एक एक्सट्रोवर्ट को हेट करता हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये याद आता है कि उसी ने ही, उस लड़के ने ही उसकी सबसे ज्यादा पहले मदद किया था उसकी साइकिल को नदी से निकालने के लिए, और फिर वो उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी दो लड़की उसकी पाथ को रोक लेती है, जिस वजह से क्योतारो एक और गेट के अंदर से होते हुए बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लोग तो वहां पर नहीं है, मतलब यामादा और उसकी टोली वहां पर नहीं है। तभी पीछे से यामादा उसके पास आती है और क्योतारो देखता है कि दरअसल वो उन लोगों के सामने आ चुकी है और यामादा यहाँ पर क्योतारो को लेकर एक रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहां पर पूरी की पूरी जापान की या फिर उस शहर की मैप रखी हुई है और वो यहाँ पर झुक के उस मैप को देखने लगती है। और यामादा यहाँ पर उस मैप में अपने हाउस को ढूंढने लगती है, तो वो फाइनली अपने मैप को ढूंढ लेती है और वो क्योतारो को पूछती है कि क्योतारो तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो क्योतारो उसके पास आता है और वो उसे अपने घर को दिखाने लगता है। तो यहाँ पर यामादा बोलता है कि दरअसल हम लोगों के घर तो बहुत ही ज्यादा पास पास है, लगभग 1 किलोमीटर से भी कम होगा। तो ये देखकर क्योतारो बोलता है कि शायद मुझे एक पिक्चर ले लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यामादा को थोड़ा सा गलतफहमी हो जाती है। उसे ये लग रहा था कि क्योतारो उसके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती है और वो उसके फोन को ले लेती है और उसके साथ एक फोटो खींच लेती है उसके ही मोबाइल में। और समझो यार, एक बंदा जिसकी क्रश है एक लड़की के ऊपर और वही लड़की तुम्हारे साथ फोटो खिंचा रही है, तो कैसा लगेगा तुम्हें? हाँ सोचो जरा। अब थोड़ी देर बाद यामादा की टोली वहां पर मौजूद हो जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे थोड़ा सा डांटने लगती है और वो बोलती है कि यार आखिर तुम हर वक्त कहाँ पर खो जाती हो। और तभी हम देखते हैं कि पीछे क्योतारो खड़े होकर अपनी उसी फोटो को देख रहा होता है, मतलब उसकी और यामादा की फोटो को देख रहा होता है और वो अपने दिमाग में बोलता है कि 80 साल हो चुके हैं हमारे इस स्कूल को, और वो बोलता है कि ये फोटो मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया गिफ्ट है। अब दूसरे दिन हमें क्योतारो को दिखाया जाता है, वो अपने डेस्क में बैठ के अपनी कॉपी में कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक लड़के को बनाता है जो उसकी कहानी की मेन हीरो है और वो मैजिक वगैरह भी इस्तेमाल कर सकता है और उसकी कहानी की एक हीरोइन भी है और उसकी भी एक ड्राइंग उसने बनाया था। और ये बिल्कुल मुझे यामादा की तरह लग रहा था, पता नहीं क्यों। और फिर वो उस लड़की को देखते हुए यामादा की तरफ देखता है और वो देखता है कि यामादा अपने ही ख्यालों में खिड़की के बाहर देख रही है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि क्योतारो पहुंच चुका है नर्स रूम में और वहाँ पर नर्स ये चेक करके बताता है कि तुम्हें कोई भी फीवर नहीं है, लेकिन तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ पर 1 घंटे के लिए रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्योतारो सोचता है कि मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना होगा अपने आप का, और तभी उसका नजर बेड के नीचे रखा हुआ एक जूते पर जाता है और वो देखता है कि उस जूते पर यामादा लिखा हुआ है और वो सोचने लगता है कि क्या यामादा यहाँ पर ही है। और वो इतना ज्यादा सोचता है कि उसके हेड में दोबारा से हेडेक होने लगता है और वो वहीं पर बेड पे लेट जाता है। तो जब नर्स जाती है तो वो उस पर्दे को खींचते हुए जाती है, तो वो पर्दा खींचते हुए थोड़ा सा खुल जाता है
है, जिस वजह से वो क्योतारो अपने सामने लेटी हुई यामादा को देख लेता है और उसे देखते ही क्योतारो अपनी सर को पकड़ कर दोबारा से लेट जाता है और वो यहाँ पर दोबारा से सोचने लगता है कि क्या यही सबसे ज्यादा बढ़िया मौका है उसे खत्म करने का। और क्योतारो यहाँ पर उसे देखने लगता है। तभी यामादा की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई तो उसे देख रहा है और वो ये नोटिस करता है कि ये तो और कोई नहीं बल्कि क्योतारो है। यामादा कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम हो, मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रेंज पर्सन मुझे नोटिस कर रहा है। और फिर यामादा यहाँ पर क्योतारो को पूछता है कि क्योतारो तुम्हें हुआ क्या है। तो क्योतारो बोलता है कि दरअसल मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। तब क्योतारो भी उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यामादा बोलती है कि मेरी पेट दर्द कर रही है। अब हम देखते हैं कि यामादा अपनी पैंट की पिछली पॉकेट से थोड़ा बहुत बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट्स निकालती है, टॉफियाज निकालती है और उनमें से एक मेडिसिन भी निकालती है और वो लेकर क्योतारो की तरफ पकड़ के बोलती है कि लो इसे ले लो, ये हेडेक की दवाई है। और वो अपने मन में चॉकलेट्स दोबारा से खाने लगती है। यहाँ पर इसकी पेट दर्द कर रही है फिर भी वो चॉकलेट खा रही है। खैर छोड़ो। तो यामादा यहाँ पर वो मेडिसिन ले लेता है और उठ के चला जाता है बेसिन के पास, पानी पीने के लिए वो मेडिसिन के साथ में। और वो देखता है कि वहाँ पर रखा हुआ मग अभी भी वेट है, गीला है। और ये देखकर वो सोचता है कि शायद यामादा ने भी अभी वो मेडिसिन लिया है और उसने भी यही कप को यूज किया है। तो वो उसमें पानी भर के धीरे धीरे करके पीने जाता है और अपने ही दिमाग में सोच रहा होता है कि शायद यामादा ने इसी कप से अपनी होठों को लगा के पानी पिया है। और वो उसे पीने ही जा रहा था कि तभी यामादा अचानक से पर्दे को हटा देती है और वहाँ पर जोरदार एक आवाज होती है, जिस वजह से क्योतारो की पानी पीना वहाँ पर इंटरप्ट हो जाता है। और वो सोचता है कि अबे ये क्या कर रहा हूँ मैं, और फिर वो दोबारा से आके लेट जाता है बेड में। तभी वो ये नोटिस करता है कि यामादा ने तो अपनी शर्ट वहीं पर ही छोड़ दिया है, भूल के चली गई है यामादा अपनी शर्ट। और वो ये देखकर ये सोचने लगता है कि क्या मुझे इसे ले लेना चाहिए। और वो धीरे धीरे करके अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन वो दूसरे हाथ से उसी हाथ को पकड़ लेता है और वो यहाँ पर नाटक करने लगता है कि वो बोलता है कि मेरे हाथ की शायद अलग से माइंड है, मेरे हाथ के दिमाग है, मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोलता है कि शायद मेरे लेफ्ट हैंड में एक पैरासाइट घुस चुका है। वो बोलता है कि मुझे मेरा हाथ वापस करो। तभी वहाँ पर गेट खोलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर नर्स आ चुकी है। इसीलिए क्योतारो दोबारा से लेट जाता है कम्बल वगैरह ओढ़ के। और तभी वो नर्स बोलती है कि अरे इस लड़की ने तो अपना शर्ट ही यहाँ पर भूल दिया है। तो वो नर्स अब क्योतारो को पूछता है कि क्या तुम क्लास 2 में हो। तो क्योतारो बोलता है कि हाँ मैं क्लास 2 में हूँ। इन लोगों का क्लास कुछ अलग होता है, तो तुम लोग इसे क्लास 2 मत समझना, ये क्लास 2 क्लास 2 है, समझ गए? हाँ समझ गए तुम लोग। तो बोलता है कि हाँ मैं क्लास 2 में हूँ। तो वो नर्स बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम इस शर्ट को लेकर यामादा को दे देना। और उस शर्ट को लेकर क्योतारो के ऊपर फेंक देता है। और ये सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि क्योतारो बिल्कुल अपने होश में नहीं रहता भाई, वो बिल्कुल एकदम अपने ही जोन में चला जाता है, जोन आउट हो जाता है। और वो धीरे धीरे करके उस शर्ट को सूंघने लगता है। वो बोलता है कि अबे यार ये शर्ट कितना ज्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है वगैरह वगैरह। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी शर्ट के स्मेल को सूंघ के 4 बार हिला। सॉरी। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि क्योतारो उसकी शर्ट को लेकर धीरे धीरे करके चल के आ रहा होता है और अपने ही दिमाग में वो हर वक्त जैसा सोचता है वैसा ही सोचता रहता है। और तभी हम देखते हैं कि यामादा सामने से क्लासरूम से बाहर निकल आती है और वो बोलती है कि मैंने तो अपनी ट्रॉफी नर्स रूम में भूल दिया है। और वो दौड़ के चली जाती है अपनी ट्रॉफीज लाने के लिए। उसको अपनी ट्रॉफीज के बारे में पता था लेकिन अपनी शर्ट के बारे में पता नहीं था, तो वो दौड़ के चली जाती है। अब हमें दोबारा से क्लासरूम के अंदर की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़कियां तो अपनी ग्रुप बनाकर बातचीत वगैरह कर रही थी और लड़कों के एक ग्रुप पीछे बातचीत वगैरह कर रहा था। तभी क्योतारो ये नोटिस करता है, ये सुनता है कि वो लोग ये प्लान बना रहा है कि वो तीनों लड़कियों को जाकर बोलेंगे कि हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलने वाले हैं। और उनमें से एक बंदा चला जाता है उन लड़कियों के पास बोलने के लिए कि हम लोग चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। लेकिन उन लोगों की फेस देखकर इस लड़के की तो फटके चार हो जाता है और वो अपनी खेलने के बारे में ना बता के ये बोल देता है कि मैं तुम लोगों की नेल्स देखे तुम लोगों की हेल्थ कंडीशन को बता सकता हूँ। तो यहाँ पर वो लोग अपने अपने नेल्स दिखाने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बता पाता। इसलिए बोलता है कि चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुम लोगों को बाद में बता दूंगा। और इतना बोलते ही वो वहां से चला जाता है। अब ये बंदा उन लोगों की नेल देखने के बाद अपने ग्रुप में आकर ये बोलता है कि उन सभी के सभी लड़कियों की नेल तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, यानी कि वो लोग वो करते हैं, समझ रहे हो ना। अल्लाह तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो, हरामी हो तुम लोग समझ जाओगे कि वो लोग क्या करते हैं। और ये बात सुनकर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक करते हैं यार। और ये सब कुछ क्योतारो सामने से सुन रहा होता है और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है इन लोगों की बातें सुनकर। तभी वो बंदा क्योतारो के पास आता है और उसे एक लेटर दे देता है और वो बोलता है कि क्या तुम इसे यामादा को पास कर दोगे प्लीज। तो यहाँ पर क्योतारो ये सोचने लगता है कि आखिर इसने इस लेटर के अंदर लिखा क्या होगा, अगर इसके अंदर कोई उल्टा सीधा बात लिखा हुआ होगा तो यामादा क्या
सोचेगी मेरे बारे में। और इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद वो लेटर को लेकर यामादा को दे देती है। और यामादा जब उस लेटर को खोल के देखती है तब वो देखती है कि उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की ड्राइंग बनी हुई है। और ये तो यामादा की तरह दिख रही थी पूरी की पूरी, मतलब उसने यानी कि क्योतारो ने अपनी ड्राइंग को यामादा को दे दिया था। अब क्योतारो दौड़ते हुए बाहर आ जाता है, क्लासरूम के बाहर आ जाता है और वो खोल के देखता है कि उसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब वो बंदा जिस लेटर को दिया था उसके अंदर लिखा हुआ है कि यामादा क्या तुम मुझे अपनी लाइन नंबर दोगे, और नीचे उसका सिग्नेचर किया हुआ था। और ये देखकर क्योतारो सोचता है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। अब हम देखते हैं कि वो लड़के दोबारा से डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग उन लोगों की फेवरेट पोजीशंस निकालेंगे, मतलब से वो करने की फेवरेट पोजीशंस निकालेंगे। और वो यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह नाम की एक खेल वगैरह खेलने के बारे में सोचते हैं। मतलब ये बंदा कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प है उन लड़कियों में। और ये बंदा चला जाता है उन लड़कियों के पास एक पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए। और वो बोलता है कि चलो मैं तुम लोगों की एक पर्सनालिटी टेस्ट लेने वाला हूँ और मैं तुम लोगों की पर्सनालिटी टेस्ट बताने वाला हूँ कि तुम लोगों की पर्सनालिटी कैसे कैसी है। और पीछे हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बंदे, मतलब इस लड़के की वो दोनों ग्रुप मेट्स पीछे ये देख रहे थे कि अगर लड़कियां तुम्हारे हाथ को ऐसे टच करे तो उन लोगों की फेवरेट पोजीशन ये है, और ऐसे टच करो तो उन लोगों की फेवरेट पोजीशन ये है, ये वगैरह देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़कियां कुछ ज्यादा ही शानी थी। और वो बोलती है, उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुम हम लोगों के हाथ को टच करना चाहते हो, इसीलिए तुम हम लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुला रहे हो, है ना। तो ये लड़का बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लड़कियां बोलती है कि तो फिर तुम अपने ग्रुपमेट्स को बुलाओ ना। तो ये लड़का क्या करता है कि अपने दोनों ग्रुपमेट्स को बुला लेता है और वो दोनों भी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं अपने हाथ को लेकर। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़का आकर उसकी हाथ को पकड़ लेता है, मतलब टच कर लेता है पर्सनालिटी टेस्ट के नाम पे। और तभी उस भाई को तो ये लग रहा होता है कि कोई लड़की ने उसे टच किया है, लेकिन तब वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी ही ग्रुपमेट्स है। और यहाँ पर वो अजीबोगरीब पोजीशंस के बारे में सोचने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि सारे लड़के एक एक करके टच करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों के टच कुछ अजीबोगरीब थी भाई। एक लड़की तो स्केल की मदद से टच करती है, एक लड़की अपनी लात की मदद से टच करती है, और एक लड़की दूसरे लड़की के हाथ को लेकर टच कर देती है। मतलब इन लोगों की प्लान बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और तभी सभी लोग बोलती है कि यामादा क्या तुम टच करने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं कि यामादा तो अपनी ही धुन में है, वो लॉलीपॉप चूस रही है और अपनी बैग में से क्या सब कुछ अजीबोगरीब चीजें निकाल रही है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यामादा एक टी शर्ट को लेकर झस्ती कर रही है पहनने के लिए। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि क्योतारो लाइब्रेरी में दोबारा से आ जाता है। और वो यहाँ पर आके खड़े होकर सोचता है कि अगर किसी ने मेरे हाथ को टच किया तो। और वो अपनी हाथ की मुट्ठी को देखकर सोचता है कि आखिर टच करने से कोई भी किसी की पर्सनालिटी को कैसे बोल सकता है, ये तो किसी की हुतियापे के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है और वो आकर अपनी पन्नी को देखती है जहाँ पर वो 1 2 3 4 करके टॉफियाज गिनने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक टॉफी कम है और वो दौड़ के आकर क्योतारो की मुट्ठी को पकड़ लेती है और उसे उस मुट्ठी को खोलने की जबरदस्ती करने लगती है। तो कुछ देर तक जबरदस्ती करने के बाद वो उसकी मुट्ठी को आखिरकार खोल ही देती है और वो देखती है कि उसके अंदर तो कोई भी टॉफी नहीं है। और फिर वो अपनी पॉकेट में उस टॉफी को ढूंढने लगती है। लेकिन इस तरफ क्योतारो की तो हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने उसके हाथ को बिल्कुल एकदम ऊपर से छुआ था। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि यानी कि ये अपनी पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है। मतलब समझ रहे हो भाई, इन लोगों के दिमाग में क्या ही चलता रहता है। खैर छोड़ो। और वो ये बात सोचकर ही मेरे जा रहा था, मतलब पानी पानी हो रहा था एकदम। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यामादा फाइनली अपनी टॉफी को ढूंढ लेती है अपने ही जेब में। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों की बास्केटबॉल की मैच होने वाली है और उन लोगों की कोच यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा बहुत भाषण देती है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की मैच स्टार्ट हो जाती है और क्योतारो हमेशा की तरह एक कोने में जाकर बैठ जाता है। और बास्केटबॉल के मैच के बीच हम देखते हैं कि यामादा क्योतारो की तरफ देखे जा रही थी और तभी अचानक एक बास्केटबॉल आकर उसकी नाक में लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। लेकिन वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि उसकी नाक से धड़ाधड़ ऐसे खून बहने लगती है भाई। और वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं कि यामादा तुम्हें क्या हुआ, यामादा तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है, सभी लोग इसको ही प्यार करते हैं और हम तो चुप। खैर छोड़ो। तो थोड़ी देर तक यहाँ पर बातचीत होने के बाद टीचर यानी कि कोच बोलता है कि चलो नर्स रूम में चलो, वहाँ पर जाके पट्टी वगैरह कर लेते हैं हम लोग। तो कोच यामादा को लेकर नर्स रूम में चला जाता है और यहाँ पर क्योतारो थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो भी दौड़ता है यामादा को देखने के लिए। और वो जब नर्स रूम में पहुंचता है तब वो वहाँ पर ऑलरेडी यामादा की ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी और इसीलिए क्योतारो धीरे धीरे करके छुपते छुपाते हुए नर्स रूम के अंदर घुसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि कोच और उसके बेस्ट फ्रेंड बाहर जाने लगता है। तो अपने आप को छुपाने के लिए क्योतारो एक बेड के नीचे छुप जाता है और वो बेड के
नीचे छुपकर ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये सब कुछ कर क्यों रहा हूँ भाई। उसे फॉलो करने की कोई भी पॉइंट नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं उसे फॉलो क्यों कर रहा हूँ। मतलब वो यहाँ पर अपने आप से लड़ाई कर रहा है और वो सोच नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और वो ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसकी कोच उसकी फोन यानी कि यामादा को फोन के लेकर वहां पर चला आता है और वो बोलता है कि ये लो अपनी मॉम से थोड़ा सा बात कर लो। और वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम अभी आने वाली है तुम्हें पिक करने के लिए। और वो फोन लेकर अपनी मॉम से बातें करने लगती है, जहाँ पर वो बोलती है कि कल मैं शायद नहीं कर सकती। और वो यहाँ पर रोने लगती है। तभी क्योतारो को ये याद आता है कि कल तो यामादा की फोटो शूट है और इसीलिए वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रोने लगता है। और क्योतारो यहाँ पर सोचता है कि आखिर मैं क्यों रो रहा हूँ भाई। और यामादा यहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है बे। और सच बताओ तो उसे देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। अब रोते रोते यामादा अपने पॉकेट से कुछ निकालती है, लेकिन निकालते वक्त उसके पॉकेट से और भी कुछ चीजें नीचे गिर जाती है, जिसमें से एक ऐसा चीज होता है जिसके अंदर उसकी फोटो रखा हुआ था। क्योतारो ने जिस फोटो को बनाया था, जिस स्केच को बनाया था, यामादा ने उसी स्केच को अपने पास रखी थी एक एल्बम के अंदर या फिर एक फ्रेम के अंदर, ऐसा समझ लो। जो देखकर वो अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ बिताए हुए थोड़े से लम्हे सोचने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योतारो क्लासरूम में आ जाता है, मतलब सभी लोग क्लासरूम में आ जाते हैं। और क्लासरूम में सभी लड़कियों के साथ साथ क्योतारो भी कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो तीनों लड़के दोबारा से आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये देखो मेरे पास यामादा की खून लगे हुए टिश्यूज है। और ये बात सुनकर क्योतारो अपने आप को संभाल नहीं पाता, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसे और वो खड़े होकर उन लोगों को कुछ कह नहीं चाहता है कि तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी में यानी कि उसकी टी शर्ट में कुछ खून लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में वो जब नर्स रूम में निकाल रहा था तब वो रेंगते हुए निकल रहा था, इसीलिए यामादा की थोड़ा सा खून लग गया था उसकी बदन में, उसकी तन बदन में। और इसीलिए वो दोबारा से अपनी सीट में बैठ जाता है अपनी बदन को छिपाने के लिए। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि यामादा अपने नाक पे पट्टी बांध के लाई थी और स्कूल जाते वक्त जिन लोगों को ये पता नहीं था कि उसके नाक के साथ क्या हुआ था, सभी लोग उसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे नाक में क्या हुआ है, तुम्हारे नाक में क्या हुआ है। तो वो सभी लोगों को बताने लगती है कि दरअसल बास्केटबॉल लग गया था मेरे नाक पे वगैरह वगैरह। और क्लासरूम में आकर यामादा कुछ ज्यादा ही उदास हो जाती है, वो रोने लगती है। वो बोलती है कि यार मेरी आज तो फोटोशूट थी और मेरे नाक की वजह से मैं तो फोटोशूट भी नहीं कर पाई। और वो रोते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड को हग कर लेती है। हमारी बंदी तो मतलब यामादा तो फूट फूट के रोता है बे। उसे देख के क्यों नहीं, पता नहीं क्यों मुझे भी रोना आ रहा है भाई। मैं एक सेकेंड मैं जरा रो के आता हूँ। अब शाम के टाइम हम देखते हैं कि क्योतारो अपनी बैग लेकर बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वो ये नोटिस करता है कि यामादा सीढ़ी के ऊपर थोड़ा सा नैपकिन लेकर अपनी नाक पोंछ रही थी। और पोंछते पोंछते वो देखती है कि उसकी नैपकिन खत्म हो चुकी है। क्योतारो भी ये समझ आता है कि उसकी नैपकिन खत्म हो चुकी है और इसीलिए वो दौड़ के जाकर लाइब्रेरी में चला जाता है और उसके पास भी थोड़ा सा नैपकिन था और इसीलिए वो वहाँ पर एक नैपकिन रख देती है और वो उसके ऊपर लिख देता है कि फील फ्री टू यूज। और तभी अचानक उसे ये ख्याल आता है कि अगर ये यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसको शक हो जाएगा कि इसको किसी ने उसी के लिए ही रखा है। तो इसीलिए वो वहाँ पर सोचता है कि और भी ढेर सारे नैपकिन्स रख दिया जाए क्यों ना। और वो वहाँ पर ढेर सारे मतलब सारे के सारे बेंच में एक एक करके नैपकिन्स रख देता है। और तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे नैपकिन्स रखी हुई है। तो वो अपनी जगह पर बैठ जाती है और अपनी बैग से चिप्स निकाल के खाने लगती है और वो उस नैपकिन्स को भी यूज करती है। और उसकी इस नैपकिन को यूज करते हुए देखकर क्योतारो को थोड़ा सा राहत मिलता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। हमारा भाई तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, दिल से अच्छा है बे। अब हमें नेक्स्ट दिन की सीन की दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोगों के साथ, सभी स्टूडेंट के साथ क्योतारो भी स्कूल की तरफ जा रहा था और स्कूल में जाके अपनी डेस्क में बैठता है। और यहाँ पर तो वो कुछ अपने दिमाग में सोच रहा था जो इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर लंच वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और लंच करते हुए क्योतारो ये नोटिस करता है कि एक लड़की यामादा की तरफ घूर घूर के देख रही थी। और जब क्योतारो यामादा की तरफ देखता है तब वो देखता है कि यामादा चुपके से अपनी मिल्क वाली पाउच को अपनी बैग में छुपा लेती है। और ये देखकर क्योतारो ये सोचने लगता है कि शायद यामादा किसी एबंडेंट कुत्ते को ये मिल्क खिलाती होगी। और तभी अचानक दूसरे ही पल हम देखते हैं कि यामादा और क्योतारो दोनों ही पहुंच गए थे लाइब्रेरी में, मतलब जहाँ पर वो हर वक्त अपना टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। और वहाँ पर जाके क्योतारो ये देखता है कि यामादा ने अपनी बैग में से एक खाने का चीज़ निकाला है, मतलब इस खाने की चीज़ को बनाने के लिए मिल्क चाहिए होता है, इसीलिए उसने अपनी मिल्क की पाउच को अपनी बैग में रखा था। तो वहाँ पर कोई भी बॉल नहीं था, मतलब कोई भी कटोरी नहीं था जिसमें वो उसे डाल के बना पाए। तो इसीलिए यामादा उस पैकेट में ही, मतलब मिल्क वाली पैकेट में ही वो खाना डालने वाली थी, लेकिन इचिकावा पीछे से आकर उसे रोक देती है और वो बोलती है कि तुम्हें ये करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। लेकिन यामादा बोलती है कि मेरे पास तो कोई बॉल नहीं है, इसीलिए वो दोनों चले जाते हैं बॉल लेने के लिए धीरे धीरे, जहाँ पर क्योतारो अपने हाथ में उस दूध की पैकेट को पकड़ता है और यामादा के हाथ में वो खाना था। और वो दोनों चलते चलते जाता है जहाँ पर मतलब कटोरी वगैरह रखा रहता है, लेकिन वहाँ पर
जाके उन्हें पता चलता है कि ये गेट तो बंद है, मतलब वो लोग अंदर नहीं जा सकते। तो इसीलिए यहाँ पर यामादा अपनी खुरापाती आइडिया चलाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं साइंस लैब में, जहाँ पर वो लोग एक बीकार लेते हैं। बीकार समझते हो ना, अगर तुम लोग अभी भी बच्चे हो तो तुम लोग इसे नहीं समझोगे, लेकिन इतना समझ लो ये एक पॉट है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है। तो वो एक पॉट ले लेता है और यहाँ पर क्योतारो एक वेट मशीन लेकर मिल्क वगैरह मापने लगता है, ताकि वो एक अच्छे से एक अच्छा सॉल्यूशन बना पाए उस खाने की। और थोड़ा सा मापना चुकना हो जाने के बाद वो उस मिल्क के अंदर उस खाने को डालता है और उस खाने को यामादा को दे देता है। अब यामादा उस खाने को थोड़ा सा हिलाने लगता है, मतलब एक स्पून टाइप का चीज़ की मदद से उसको हिलाता है थोड़ा सा, ताकि वो खाना अच्छी तरीके से बन जाए। अभी यामादा बोलता है कि क्योतारो जरा अपना हाथ दिखाना, मतलब जरा अपना उंगली दिखाना। और इतना बोलते ही यामादा उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी उंगली को लेकर उस बीकर के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उसकी उंगली पे थोड़ा सा खाना चिपक जाता है और वो लेकर वो क्योतारो के मुंह पे ही डाल देता है। और वो पूछती है कि ये कैसा बना है। तो क्योतारो थोड़ा सा खाने के बाद बोलता है कि हाँ ये ठीक है। और इतना सुनते ही यामादा अपनी पूरी की पूरी खाने को अपने मुंह में डालने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर एक सर आ जाता है, मतलब साइंस लैब का टीचर आ जाता है और वो पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्योतारो अपने आप को और यामादा को बचाने के लिए बोलता है कि दरअसल हम लोग यहाँ पर कुछ तो भूल गए थे। लेकिन जब वो और सर यामादा की तरफ देखता है तब वो देखता है कि यामादा ने पूरी की पूरी खाने को अपने ऊपर स्पेल कर दिया है और ये देखने में थोड़ा सा अजीब व गरीब लग रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर स्कूल वगैरह साफ कर रहे थे। और सच बताओ तो ये ट्रेडिशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि ये लोग स्कूल वगैरह साफ करते हैं। खैर छोड़ो। तो यहाँ पर साफ करते करते हम देखते हैं कि एक लड़की जो उसे घूर रही थी टिफिन के टाइम, वो लड़की यामादा के ही आसपास घूम रही है और घूमते घूमते वो अचानक यामादा को पुकारती है, जिस वजह से यामादा के हाथ में रखा हुआ कपड़ा नीचे गिर जाता है। और ये देखकर यामादा की बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है, लेकिन यामादा उसकी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ के दौड़ते हुए लेकर चली जाती है कि चलो मेरे साथ उस कपड़े को लेने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि उस दूसरे लड़की के पास जो वहाँ पर घूम रही थी, उसके पास एक और लड़की आती है और वो पूछती है कि क्या तुमने यामादा से माफी मांग लिया है। लेकिन ये लड़की बोलती है कि नहीं, अभी तक मैंने एपोलॉजी नहीं मांगी है। और इन सब लोगों की बातचीत और इन सब लोगों की बिहेवियर क्योतारो चुप चुप के मतलब वहीं पर ही खड़ा हुआ था और वो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। और फिर दूसरी वाली लड़की इस लड़की को बोलती है कि आखिर सॉरी बोलने की तो बात है, जल्दी से बोल देना। तो ये लड़की थोड़ा सा गुस्से होकर थोड़ा सा चीड़ कर बोलती है कि हाँ ठीक है। तो दूसरी लड़की बोलती है कि आखिर तुम ऐसी क्यों हो गए हो, तुम मिडिल स्कूल में ऐसी तो नहीं थी। लेकिन ये लड़की बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ही सेरेना को चेंज किया है और तुम हर वक्त उसके साथ हैंग आउट करती रहती थी। और वो इतना कहते ही वहाँ से दौड़ के चली जाती है। और सच बताओ ये सेरेना कौन है मुझे नहीं पता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामादा और क्योतारो के साथ साथ अब वो लड़की भी लाइब्रेरी में आ चुकी थी। और सच बताओ तो यार इन लोगों की जिंदगी तो एकदम लाइब्रेरी के अंदर ही घुसी हुई है यहाँ तक। तो वो तीनों यहाँ पर मौजूद थे और उस लड़की को देखकर क्योतारो को ये समझ आ जाता है कि वो लड़की भी यहाँ पर उसे यानी कि यामादा को सॉरी बोलने के लिए आई थी। इसलिए क्योतारो ये सोचने लगता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। और तभी यामादा उसे पुकारती है और वो बोलती है कि हे ये देखो मैंने अपनी फेस एक भूतनी से चेंज कर लिया है, ये थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है ना। तो क्योतारो थोड़ा सा हंसते हुए मतलब जबरदस्ती हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये क्रीपी लग रहा है। और फिर वो बोलती है कि चलो हम दोनों एक साथ फोटो खींचते हैं और हम लोग अपने अपने फेस स्वैप करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योतारो ये बोलता है कि दरअसल ये सब कुछ चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और इतना बोलते ही वो वहाँ से दौड़ के भाग जाता है, क्योंकि वो उन दोनों को थोड़ा सा टाइम देना चाहता था। और उसकी गेट से बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कि एक और लड़की मतलब वो दूसरी वाली लड़की क्योतारो को पकड़ लेता है और साइड में खींच लेता है और वो चुप चुप के उन दोनों को देखने लगती है। अब यामादा उस लड़की को बुलाता है। इस लड़की का नाम मुझे नहीं पता भाई, मतलब मुझे पता है कि इस लड़की का नाम क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नाम है, इसलिए मैं इसे लड़की ही बुलाऊंगा, ठीक है। तो यामादा उस लड़की को बुलाती है और यामादा उस लड़की से बोलती है कि क्या हम दोनों एक साथ फोटो खींचे और फिर हम लोग अपने अपने फेस स्वैप करेंगे। तो वो लड़की यहाँ पर थोड़ा सा घबराते हुए मान जाती है, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है यहाँ पर, मतलब समझ सकते हो यार। तो यहाँ पर वो दोनों फोटो खींच लेते हैं और अपने अपने फेस स्वैप कर लेते हैं। और तभी यामादा ये बोलती है कि अगर मेरे नाक पे ये पट्टी नहीं होती तो शायद ये फोटो और भी अच्छी आती। जो सुनकर ये लड़की धीरे धीरे बोलती है कि मुझे प्लीज माफ कर देना यामादा। जो सुनकर यामादा बोलती है कि माफ कर दूं, लेकिन किस लिए। तो ये लड़की बोलती है कि दरअसल तुम्हारे नाक पे वो बॉल मैं नहीं मारी थी। तो यामादा बोलती है कि अच्छा तो वो तुम थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं यार, मैं तो वो भूल भी गई हूँ। और फिर वो माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, माहौल को थोड़ा सा कूल करने के लिए बोलती है कि चलो थोड़ा सा स्नैक्स खा लो। लेकिन वो देखता है कि कटोरे के अंदर कोई भी स्नैक्स बचा नहीं है, इसीलिए वो उसे थोड़ा सा चॉकलेट ऑफर करने जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसकी पॉकेट में सिर्फ रैपर ही बची है और पॉकेट में रैपर मतलब चॉकलेट निकलते वक्त सारे के सारे रैपर्स जो है वो लाइब्रेरी की फ्लोर पे बिछ जाती है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद वो लड़की दूसरी वाली लड़की तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है और रैपर को उठाने लगती है।
अब रैपर वगैरह उठाने के बाद हम देखते हैं कि यामादा वहाँ से चली जाती है और वो दोनों लड़की आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, जहाँ पर कियोतारो भी वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। अब अगले पल हम देखते हैं कि उन लोगों की छुट्टी हो चुकी है और कियोतारो अकेले ही अपनी साइकिल लेकर पैदल चलते हुए घर जा रहा है। ये बंदा साइकिल लेकर पैदल क्यों चल रहा है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रहा है, लेकिन खैर छोड़ो। अब वो यहाँ पर यामादा के बारे में सोचते हुए चलते हुए जा रहा था और तभी हम देखते हैं कि एक ग्रोसरी स्टोर में से यामादा ही निकल के आती है और वो चीखते हुए कियोतारो को पुकारती है और वो बोलती है कि अरे कियोतारो, तुम्हारे पास तो एक बाइक भी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्या तुम मुझे एक राइड दोगे? तो कियोतारो थोड़ा सा सोचते हुए अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हुए ये बोलता है कि कहाँ तक जाना है तुम्हें? तो यामादा बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे राइड देने वाले हो? और इतना कहते ही यामादा उसकी कैरियर में, साइकिल की कैरियर में बैठ जाती है और यहाँ पर कियोतारो साइकिल चलाने लगती है। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह करते हुए चलते हैं, जहाँ पर यामादा बोलती है कि दरअसल मुझे बास्केटबॉल क्लब से निकाल दिया गया है क्योंकि मैं बहुत दिनों से बास्केटबॉल प्रैक्टिस नहीं किया है और अब मैं कोई भी क्लब में ज्वाइन नहीं हूँ। वो पूछता है कि कियोतारो, तुम कौन सी क्लब में हो? तो वो बोलता है कि मैं डेटा प्रोसेसिंग क्लब में हूँ। अब यहाँ पर यामादा बोलता है कि शायद मुझे भी डेटा प्रोसेसिंग क्लब में ज्वाइन हो जाना चाहिए, जो सुनकर कियोतारो बोलता है कि अब यामादा बोलता है कि अबे कुछ तो बात बोलो, कुछ तो कहो। और ये सुनकर कियोतारो बोलता है कि हाँ मैंने तो कहा, हाँ कहा मैंने। अब हम देखते हैं कि वो लोग चलते हुए एक रेड लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर खड़े होकर वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी सामने कियोतारो एक पुलिस स्टेशन नोटिस करता है और वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि यहाँ पर तो डबल राइड, साइकिल में डबल राइड मना है, अगर पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया तो हम लोगों की तो कैरियर खतरे में आ जाएगी और वगैरह वगैरह सोचने लगता है। और वो ये सब कुछ सोचते सोचते अपने ख्यालों में खो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रीन लाइट हो चुका है। तो यामादा बोलती है कि ग्रीन लाइट हो चुका है, जल्दी से चलो। और यहाँ पर कियोतारो जल्दी से उस साइकिल को जोर जोर से चलाने लगता है और चलते वक्त कियोतारो यामादा से ये भी कहता है कि दरअसल मैं हर वक्त बीमार रहता था और मेरे सर पे भी, मेरे हेड पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लोग सेंजुको साता में पहुंच चुके थे और मेरे ख्याल से ये शायद एक स्टेशन है और वहां पर पहुंच के कियोतारो यामादा को ड्रॉप कर देता है। यामादा को यहीं तक ही आना था और यहाँ पर आके यामादा उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है और इस ड्रिंक एक पाउच के अंदर रखा हुआ था। तो कियोतारो उस ड्रिंक को थोड़ा सा सोचने के बाद ले लेता है और उस ड्रिंक की ढक्कन को खोल के उसके रैपर को यामादा को पकड़ा देता है। मतलब जैसे यामादा उसके साथ करती थी वैसे ही वो यहाँ पर उसके साथ करता है और वो उस रैपर को लेकर वहाँ से दौड़ के चली जाती है और जाते वक्त वो उसे बाय बाय कहती है और उसकी बाय बाय सुनकर कियोतारो भी उसे बाय बाय कहता है और वो अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कर देता है। अब नेक्स्ट दिन क्लासरूम में हम देखते हैं कि उन लोगों की पीटी टीचर, मतलब बास्केटबॉल वाली कोच, उन लोगों को ये बोल रहा था कि किसी ने तो लाइब्रेरी में कोई रैपर फेंक कर रखा हुआ था, मतलब वो चॉकलेट वाला रैपर जो यामादा के पास था उसको किसी ने फेंक दिया था। मतलब यामादा ने फेंका था, लेकिन ये बात वो आकर उन लोगों को बता रहा था क्लासरूम के अंदर और सभी लोगों को बताते हुए वो यामादा को पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि किसने इस रैपर को फेला है? तो यामादा बोलता है कि मैंने तो वहाँ पर कोई भी रैपर नहीं फेला है और मैं कभी भी लाइब्रेरी के अंदर खाती भी नहीं हूँ। जो सुनकर कोच को थोड़ा सा शक हो जाता है और वो बोलता है कि यामादा, तुम आज स्कूल खत्म होने के बाद मुझसे ऑफिस रूम में मिलना। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोतारो एक रेस्टोरेंट में आया हुआ है और यहाँ पर कियोतारो अपने दिमाग में ये बोलता है कि दरअसल उस दिन सर को थोड़ा सा काम था, इसीलिए वो यामादा के साथ बातचीत नहीं कर पाया था और वो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि कैसे वो यामादा को बचाए इस मायाजाल से, मतलब इस प्रॉब्लम से। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा की बहन उसके पास आ जाती है और वो बोलती है कि हफ्ते में 5 दिन काम करते करते मैं तो थक गई हूँ, अब मुझे बेबी सिटिंग भी करना पड़ रहा है। लेकिन कियोतारो यहाँ पर बोलता है कि दरअसल तुम मुझे घसीट के ले आए थे, मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था। और तभी कियोतारो ये नोटिस करता है कि यामादा भी उसी रेस्टोरेंट में आ गई है और वो अपने दोस्तों के साथ आई थी और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, आई टू आई कांटेक्ट हो जाता है उन दोनों के। और तभी कियोतारो अपना मुंह घुमा लेता है सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और यामादा उन लोगों के पीछे वाले टेबल में ही जाके बैठ जाती है और वो लड़कियां वहाँ पर एक लड़के के बारे में बातचीत करने लगते हैं। और इस तरफ कियोतारो उन लोगों की बात सुनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन यामादा यहाँ पर अपनी स्नैक की पैकेट को बहुत ज़ोर से हिलाने लगती है, जिस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब उसकी बहन कियोतारो को चिढ़ाते हुए ये बोलती है कि अरे तुमने कुछ तो लिया ही नहीं है, तुम तो सिर्फ सलाद खा रहे हो, जैसे कि कोई लड़की एक डाइट पे है। जो सुनकर कियोतारो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि रुक जाओ, मैं कुछ खरीद के ले आता हूँ, और वो चला जाता है काउंटर में कुछ खरीदने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से यामादा आकर उसे थोड़ा सा धक्का मारती है और वो बोलती है कि तुम क्या लेने वाले हो। तो कियोतारो एक फूड का नाम बोलता है, जो सुनकर यामादा बोलती है कि तुम मेरे कॉपी कर रहे हो। और इतना बोलते ही यामादा भी सोचता है कि शायद मुझे भी कुछ ले लेना चाहिए और वो जाकर मेनू देखने लगता है। तभी उसे ये याद आता है कि उसके पास तो पर्स है ही नहीं
मतलब वो अपनी पर्स को ऊपर फर्स्ट फ्लोर में छोड़ के आ गई थी। अब यामादा कियोतोरो को बोलता है कि वो तुम्हारा बहन है ना? तो कियोतोरो बोलता है कि हाँ वो मेरा बहन है। तो ये सुनकर यामादा बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ, और तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारा सिबलिंग्स है और मैं अपनी फैमिली की इकलौता बच्चा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, वगैरह वगैरह बातचीत वगैरह करने लगते हैं। और उसके बाद यामादा कियोतोरो से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ पर है? तो कियोतोरो बोलता है कि वो तो फर्स्ट फ्लोर में ही है। और ये सुनकर यामादा वहां से चली जाती है। और तभी अचानक कियोतोरो के दिमाग में ये क्लिक करता है कि यानी कि यामादा सिर्फ और सिर्फ नीचे मेरे साथ बात करने के लिए आई थी। और तभी बार काउंटर में लड़की कियोतोरो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो यामादा वहां पर उसे बोल देता है कि उसे क्या क्या चाहिए, और इसी बीच वो एक आइसक्रीम भी चूज कर लेता है, मतलब आइसक्रीम भी ऑर्डर कर देता है। और वो उस आइसक्रीम को लेकर ऊपर जा ही रहा होता है कि तभी वो ये देखता है कि यामादा भी ऊपर से आ रही है। और यामादा उसके हाथ में वो आइसक्रीम देखकर ये बोलती है कि तुम दोबारा से मेरी कॉपी कर रही हो। लेकिन कियोतोरो तो उस आइसक्रीम को यामादा के लिए ही खरीदा था, लेकिन यहाँ पर कियोतोरो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बंदा है, जैसे कि तुम लोगों को पता चले गया होगा अब तक। तो अब नेक्स्ट दिन स्कूल में हम देखते हैं कि कियोतोरो छुप छुप के ऑफिस रूम के अंदर ताकाजाकी कर रहा था और वो वहाँ पर यामादा को ही ढूंढ रहा था। तभी वो ये देखता है कि यामादा तो अंदर कहीं पर भी नहीं है। और तभी अचानक यामादा पीछे से आकर कियोतोरो को धप्पा कर देती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यामादा थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि बेसिकली मैं यहाँ से गुजर रहा था, बस इतना ही। तो यामादा बोलती है कि तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ अंदर चलो। कियोतोरो पूछता है कि मैं क्यों अंदर जाऊंगा? यामादा बोलती है कि दरअसल मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है, इसलिए प्लीज मेरे साथ चलो मुझे कंपनी देने के लिए। और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और ऑफिस रूम के अंदर उन दोनों की बातचीत होने लगता है सर के साथ। और सर यहाँ पर यामादा से पूछताछ वगैरह करने लगता है। तभी कियोतोरो बहुत ही ज्यादा सीना चौड़ा करके ये बोलने लगता है कि यामादा उस रैपर को लाइब्रेरी के अंदर नहीं फेंका है और मैं उसे देखा था और वो कभी भी लाइब्रेरी के अंदर खाना वगैरह नहीं लाती है। वो यहाँ पर बहुत सारा बातें करता है सर के साथ और वहाँ पर सारा का सारा सिचुएशन सॉर्ट करने के बाद वो दोनों वहाँ से चल के जाने लगते हैं। तभी वो सर कियोतोरो को रोकता है और कियोतोरो की तो यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। अब सर पीछे से आकर कियोतोरो को बोलता है कि अरे मैंने तो आज तुम्हें पहली बार बोलते हुए देखा है, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी भी बोलते हुए नहीं देखा था। और ये बात सुनकर कियोतोरो को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है क्योंकि कियोतोरो को यही लग रहा होता है कि शायद वो दोनों पकड़ा जा चुका है। अब कॉरिडोर में चलते हुए यामादा कियोतोरो को थैंक यू कहती है और वो अपनी जेब में से 2 चॉकलेट 2 कैंडी निकाल के कियोतोरो को पूछती है कि तुम्हें कौन सा चाहिए। तो कियोतोरो यहाँ पर थोड़ा सा सोच के एक क्लाउड वाले कैंडी को चूज कर लेता है। ये देखकर यामादा उसे बोलती है कि तुम तो अभी भी बच्चे हो, और वो वहाँ से दौड़ के चलने लगती है। और तभी वो अचानक रुक जाती है और वो पीछे मुड़ के कियोतोरो को बोलती है कि तुम मुझे यामादा बोल सकती हो। और यामादा उसकी फर्स्ट नेम होती है और तुम लोगों को तो पता ही है कि फर्स्ट नेम से किसको बुलाया जाता है। और इसी मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अब हमें दूसरे दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इचिकावा अपनी डेस्क में बैठ के ये सोचता है कि आज वो दिन है जब हम लोगों को वर्क प्लेसेस विजिट करना होगा और आज ही हम लोगों को ग्रुप में डिवाइड करना होगा और हमें डिफरेंट जगह पर जाना होगा, जैसे कि हॉस्पिटल्स में या फिर कोई क्राइम सीन वाले जगह में, ऐसा कुछ जगहों में जाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि सामने पीटी टीचर, उन लोगों की पीटी टीचर ये बोलता है कि तुम लोगों को 6 लोगों की ग्रुप में डिवाइड हो जाना है, तो तुम लोग अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना अपना ग्रुप चूज कर सकते हो। और इतना बोलते ही पीटी टीचर वहां से भाग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अपना अपना ग्रुप वगैरह तैयार करने के लिए जुट जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा की 4 ग्रुप में तो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थे, मतलब उसके फ्रेंड सर्कल में ही 4 लोग मौजूद थे। और अब हम देखते हैं कि हमारा भाई कियोतोरो अपने डेस्क में बैठा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि आखिर मैं किसकी टीम में जाऊँ, मैं किसके टीम में जाऊँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो छपरी बंदा कियोतोरो को पुकारता है और वो बोलता है कि क्या तुम हमारे टीम में आना चाहोगे? तो कियोतोरो भी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो छपरी बंदा ये नोटिस करता है कि यामादा की ग्रुप में सिर्फ 4 लड़की है और हारा की ग्रुप में भी 4 लड़की है, तो इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो चारों लोग 2-2 करके दोनों ही ग्रुप में स्प्लिट हो जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग पहले तो जाते हैं यामादा की ग्रुप में, ये बोलने के लिए कि वो लोग अपने ग्रुप में उन लोगों को शामिल कर ले। तो यहाँ पर वो छपरी बंदा तो पहले बोलता है कि यामादा क्या तुम लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लोगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 लड़की तो बिल्कुल उसके मुंह पे ही ना कर देती है और वो बोलती है कि इस छपरी बंदे के अलावा कोई भी लड़का हमारे ग्रुप में चलेगा। तो यहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर किसको लिया जाए। तो अब वो लड़कियां बोलते हैं कि हम लोग फाइनली डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग अपने ग्रुप में किसको लेने वाले हैं। और यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि हम लोग कांजाकी को अपनी ग्रुप में लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छबड़ी लड़का और कांजाकी दोनों ही एकदम परेशान हो चुके हैं क्योंकि कांजाकी तो जाना चाहता है हारा की ग्रुप में और ये छपड़ी बंदा जाना चाहता है यामादा की ग्रुप में। तो इन लोगों की प्लानिंग पे थोड़ा सा पानी छिट गया था, तो इसीलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। तो यहाँ पर यामादा को ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर मैटर
आखिर चल क्या रहा है। तो इसलिए वो सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करने के लिए वो कांजाकी के पास आती है और उसके पीछे से कियोतारो को थोड़ा सा इशारा करने लगती है ताकि कियोतारो यहाँ पर थोड़ा सा हैंडल कर ले सिचुएशन को। तो इसलिए कियोतारो यहाँ पर बोलने लगता है कि कांजाकी तुम्हें तो हारा के ग्रुप में जाना चाहिए क्योंकि तुम भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा वगैरह हो और वो लोग भी पढ़ाई वगैरह में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और हम लोग इस ट्रिप में घूमने के लिए या फिर मज़े करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई वगैरह करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए तुम्हें उस ग्रुप में जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर लड़कियों में से किसी को भी ये इसका लॉजिक पसंद नहीं आता है, लेकिन वो छपरी बंदा भी कियोतारो का साइड लेते हुए ये बोलता है कि हाँ ये लॉजिक तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो मोटा बंदा आकर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ही इन लोगों की टीम में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन ये देख कर इचिकावा भी चीख उठता है और वो बोलता है कि रुको जरा, मेरा भी बहुत कम मार्क्स आया है, मेरा तो साइंस में सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स आया है। जो सुनकर वो मोटा बंदा बोलता है कि अरे तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गवार हो। और ये बात सुनकर वो छपरी बंदा ये डिसाइड करता है कि कांजाकी और वो मोटा बंदा ये दोनों जाएंगे उस हारा वाले ग्रुप में और ये छपरी बंदा और कियोतारो ये दोनों रुक जाएंगे यामादा की ग्रुप में। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कियोतारो और वो छपरी बंदा दोनों ही जीत चुके हैं। तो कियोतारो यहाँ पर बोलता है कि मैं तो जीत गया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। तभी हम देखते हैं कि यामादा कियोतारो के पास आती है और वो उसके कान में बोलती है कि वो एक झूठ था, है ना। जो सुनकर कियोतारो की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी तो एकदम आंखें बाहर निकल आते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिकावा को साइंस में 92 मार्क्स मिला था, यानी कि ये बंदा पढ़ाई में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और वो सिर्फ और सिर्फ यामादा की ग्रुप में आने के लिए ही ये सब कुछ झूठ बात बोला था। अब हमें नेक्स्ट सीन में दोबारा से लाइब्रेरी की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इचिकावा एक किताब को पढ़ते हुए ये सोच रहा था कि क्या यामादा को ये पता चल गया कि मैं उसकी टीम में जाना चाह रहा था, लेकिन मैं तो उसकी टीम में नहीं जाना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ कांजाकी को हेल्प करना चाह रहा था। मतलब यहाँ पर वो अपने आप को गलत साबित करने में जुड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हारा और यामादा भी आ जाती है और यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। मतलब हारा और यामादा इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और हमेशा की तरह यामादा के हाथ में थोड़ा सा चिप्स के पैकेट था और वो अपनी चिप्स को हारा को ऑफर करती है और वो हारा ये देखकर मतलब उसके हाथ में इस चिप्स के पैकेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिप्स की पैकेट थी। तो यहाँ पर हारा बोलती है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, लेकिन मैं तो डाइट में हूँ, मैं ये नहीं खा सकती। और हारा बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात वगैरह करने लगते हैं जहाँ पर यामादा यहाँ पर कांजाकी के बारे में हारा से बातें करने लगती है और वो बोलती है कि कांजाकी को तो कर्वी टाइप की लड़कियां पसंद है, उसने तो खुद ही बोला था। लेकिन यहाँ पर हारा बोलती है कि उसकी बात में मत जाना, उसको तो प्रीटी गर्ल्स पसंद है, मतलब मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे ही एक थोड़ा सा चेबी गर्ल्स लेकिन प्रीटी गर्ल्स पसंद है और इसलिए मैं अपना फैट जो है वो थोड़ा सा कम करना चाहती हूँ। और फिर वो दोनों अपने कान में थोड़ा सा खुशफुसाने लगते हैं और थोड़ा बहुत खुशफुसाने के बाद यामादा को ये पता चलता है कि हारा और कांजाकी दोनों ही बाहर गए थे घूमने के लिए। और ये सुनकर यामादा तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो चीख पड़ती है। और दूसरी तरफ कियोतारो को भी ये पता चल गया था कि वो दोनों बाहर घूमने के लिए गए थे और कियोतारो अपने ही मन में ये बोलता है कि वो ठरकी लड़का प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छा है अच्छा है। और फिर हारा ये बोलती है कि हम तो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए बाहर गए थे, बस इतना ही। और फिर यामादा बोलती है कि ऐसी बातचीत करना तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातचीत, बाहर घूमने जाने वाली बातचीत, डेटिंग वगैरह की बातचीत मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो सुनकर हारा बोलती है कि इसका मतलब तुम्हारे पास तो बहुत सारी कहानियां होगी मुझे बताने के लिए, तो जल्दी से तो बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या कहानियां हैं। और ये बात सुनकर दूसरी तरफ कियोतारो की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी क्योंकि वो यामादा की बॉयफ्रेंड के बारे में सुनना ही नहीं चाह रही थी। लेकिन यामादा यहाँ पर बोलती है कि अच्छा तो बॉयफ्रेंड वाली बातचीत, मेरी तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं और था भी नहीं। जो सुनकर कियोतारो को थोड़ा सा रिलीफ मिलती है। अब हम देखते हैं कि यामादा हारा को ये बोलती है कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तब तुम्हें क्या करना होगा मैं बताती हूँ। जो सुनकर हारा बोलती है कि मुझे क्या करना होगा मतलब। तभी हम देखते हैं कि यामादा अपनी पॉकेट से एक हेडफोन निकालती है और वो हारा को बोलती है कि जरा मेरे पास आओ। और वो दोनों आसपास बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने कान में एक एक करके हेडफोन डाल लेते हैं। और फिर यहाँ पर यामादा अपने मोबाइल से उन दोनों की फोटो खींचने लगता है, जो देखकर हारा अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच लेती है। और फिर वो बोलती है कि दरअसल मैं हम लोगों की फेसेस को सेम साइज में लाने की कोशिश कर रही थी। और फिर यामादा यहाँ पर बोलती है कि जरा तुम अपने हाथ लेकर मेरे पॉकेट में डालो। तो वो दोनों अपने हाथ लेकर यामादा की पॉकेट में डालती है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि यामादा की पॉकेट से ढेर सारे चॉकलेट्स निकल के बाहर गिर जाते हैं। अब वो दोनों अपने अपने हाथ पकड़ के दोबारा से हारा की पॉकेट में डालते हैं और जब वो दोनों अपना हाथ निकालता है तब वो देखता है कि उसके पॉकेट में पाई चॉकलेट रखा हुआ है, जो देखकर यामादा तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और ये देखकर हारा बोलती है कि दरअसल ये चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए ही लाया था शायद। मतलब हारा यहाँ पर थोड़ा सा झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर यामादा बोलती है कि तुम इसे खा सकती हो। तो हारा उस चॉकलेट को बहुत ही ज्यादा सुकून के साथ खाती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। जो सुनकर यामादा बोलती है कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। अब अगले पल जब वो दोनों अपने फोटोज देखते हैं तब वो देखते हैं कि पीछे से एक
बंदा उन लोगों के ऊपर ताकाझाकी कर रहा था, जो देखकर हारा ये पूछती है कि क्या ये भूत है। तो यामादा बोलती है कि नहीं ये भूत नहीं है, दरअसल मुझे पता है कि ये कौन है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों चले जाते हैं क्योतारो के पास, और यहाँ पर हारा ये पूछती है कि क्या तुम दोनों हमेशा यहाँ पर रहते हो, मतलब हमेशा एक साथ यहाँ पर रहते हो। तो यामादा यहाँ पर बोलती है कि हाँ लगभग हर टाइम जब मुझे कोई भी काम नहीं होता तब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। लेकिन क्योतारो यहाँ पर बोलती है कि नहीं दरअसल मैं तो हर रोज यहाँ पर आया करता हूँ, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि यामादा यहाँ पर आई हुई है और उसके बाद से वो हर रोज यहाँ पर आती है। जो सुनकर हारा यहाँ पर थोड़ा सा शैतानी स्माइल देती है और जो देखकर क्योतारो थोड़ा सा शर्मा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों की स्कूल छुट्टी हो चुकी है और क्योतारो अपनी ड्रॉयर में से, अपने लॉकर में से कुछ चीजें सामान वगैरह निकाल के घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे यामादा के साथ बिता हुए थोड़े बहुत लम्हे याद आते हैं। और वो चलते चलते जब बाहर पहुंचता है, स्कूल के गेट के बाहर पहुंचता है, तब वो देखता है कि बाहर तो बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता भी नहीं था, लेकिन उसके पास रेनकोट था। और वो ये सोचने लगता है कि आज की बारिश तो बिन बुलाया आ चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मोमेंट है, अच्छा सिचुएशन है एक्सट्रोवर्ट्स के लिए, ताकि वो अपनी पसंदीदा लड़की के साथ एक ही छतरी के नीचे जा सके घर की तरफ। तभी वो ये नोटिस करता है कि यामादा के पास तो कोई भी छाता नहीं है और यामादा यहाँ पर क्योतारो को नोटिस कर लेता है अपनी रेनकोट पहन के। तभी यामादा क्योतारो को ये पूछता है कि अच्छा तो तुम बाइसाइकिल चलाते हो है ना। तो यहाँ पर क्योतारो ये सोचने लगता है कि आखिर वो ये सब कुछ मुझे पूछ क्यों रही है। तभी यामादा बोलती है कि तुम मुझे अपना रेनकोट दे दो, मैं दरअसल जल्दी से जाती हूँ कन्वीनियंस स्टोर में और वहां से जाके एक अम्ब्रेला खरीद के लाती हूँ। जो सुनकर क्योतारो पहले तो थोड़ा बहुत नखरे दिखाने लगता है और वो बोलता है कि तुम ये कैसे पहनोगी वगैरह वगैरह बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर यामादा की जबरदस्ती की वजह से क्योतारो अपनी रेनकोट उतार के देने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब यामादा उसकी रेनकोट पहनती है तब वो देखती है कि उसकी रेनकोट तो बिल्कुल पूरी तरीके से उसकी बॉडी में फिट हो चुकी है और वो जल्दी से करके जाने लगती है। और जाते वक्त वो ये बोलती है कि मैं जल्दी से जल्दी और जरूर से जरूर वापस आऊंगी। जो सुनकर क्योतारो ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम वापस आओगी और मैं इस बात को लेकर चिंतित भी नहीं हूँ। और इतना बोलते ही यामादा वहां से चली जाती है। लेकिन यामादा के जाने के बाद क्योतारो ये देखता है कि उसने तो अपनी बैग यहीं पर भूल चुकी है और उसकी बैग के अंदर ही उसकी पर्स भी हो सकती है। तो ये देखकर क्योतारो ये सोचता है कि इसकी बैग तो उसे जल्दी से जल्दी लौटाना चाहिए। तो इसीलिए क्योतारो उसकी बैग को उठाकर उसके पीछे दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामादा तो अपनी धुन में चल रही थी और क्योतारो उसे पीछे से पुकारने लगता है। तो पुकारते पुकारते फाइनली यामादा उसकी पुकार सुन लेती है और वो पीछे मुड़ के देखती है कि क्योतारो उसकी बैग लेकर उसके सामने खड़ी हुई है। और क्योतारो यहाँ पर बोलता है कि मैं दरअसल तुम्हारे बैग को ड्राई रखने की कोशिश कर रहा था। तो यामादा यहाँ पर अपने हाथ को उसके ऊपर ले जाकर बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ड्राई रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और वो बोलती है कि मेरी पर्स दरअसल सामने वाले पॉकेट में है। तो यहाँ पर क्योतारो उसकी बैग को खोलकर पॉकेट से कि पर्स निकालने वाला था कि तभी वो देखता है कि उसकी बैग के अंदर एक अम्ब्रेला ऑलरेडी रखा हुआ है। जो देखकर यामादा ये बोलती है कि दरअसल ये अम्ब्रेला टूटी हुई है। तो क्योतारो कुछ भी ना कह के उसके अम्ब्रेला को उसके बैग के अंदर डाल देता है और उसकी बैग के अंदर से पर्स निकाल के उसकी रेनकोट में डालने जाता है। लेकिन यहाँ पर यामादा बोलती है कि नहीं पर्स को वहां पर मत रखो, वो गीला हो जाएगा। वो बोलती है कि पर्स को मेरी शर्ट के पॉकेट के अंदर रखो। जो सुनकर क्योतारो की तो यहाँ पर मूवमेंट बन जाती है। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था ये देखकर। तो यहाँ पर क्योतारो धीरे धीरे करके उसकी रेनकोट को खोलती है और उसकी शर्ट के पॉकेट के अंदर, मतलब उसकी जैकेट के पॉकेट के अंदर उसकी पर्स को रख देता है। और ये देखकर यामादा भी थोड़ा सा शर्मा जाती है और वो क्योतारो को बोलती है कि जल्दी से तुम स्कूल में चले जाओ, नहीं तो तुम ज्यादा भीग जाओगे। और इतना बोलते ही यामादा वहां से चल के जाने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योतारो फाइनली स्कूल में पहुंच चुका है और वो स्कूल में जाके उसकी अम्ब्रेला को खोल के देखता है और वो देखता है कि वो अम्ब्रेला तो बिल्कुल सही सलामत है। और ये देखकर क्योतारो ये सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, ताकि उसे कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल पाए या फिर कोई और बात है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यामादा फाइनली वहाँ पर वापस आ चुकी है एक अम्ब्रेला और थोड़ी बहुत स्नैक्स लेकर, मतलब थोड़ी बहुत स्नैक्स खरीद कर। जो देखकर क्योतारो सोचता है कि शायद वो स्नैक्स खरीदने के लिए मेरे रेनकोट लेकर गई थी। अब हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर, मतलब स्कूल में ही खड़े होकर थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर यामादा क्योतारो को एक सवाल पूछती है और कुछ सेकंड बाद ही वो बोलती है कि टाइम्स अप। जो सुनकर क्योतारो बोलता है कि अरे तुमने तो बहुत ही जल्दी कर दिया टाइम्स अप। तो यामादा यहाँ पर बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हारे रिफ्लेक्स को टेक्स्ट कर रही थी। तो ये बात सुनकर क्योतारो बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तो फिर बोलता है कि अच्छा तो बाय देन, फिर मिलेंगे। और इतना बोलते ही क्योतारो वहाँ से चल के जाने लगता है। लेकिन पीछे से यामादा एक आइसक्रीम निकाल के उसकी गर्दन में थोड़ा सा लगा देती है और ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसीलिए यामादा यहाँ पर चौंक जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। तो यामादा यहाँ पर क्योतारो को बोलती है कि ये लो तुम्हारी पार्टिसिपेशन प्राइज। जो देखकर क्योतारो पूछता है कि अच्छा तो ये आइसक्रीम है। यामादा बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए था क्या। लेकिन यहाँ पर क्योतारो कुछ ना बोलते हुए वो आइसक्रीम ले लेता है और वो अपने मन में बोलने लगता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। क्या मैं यामादा को पसंद करने लगा
हो। और वो यामादा की चेहरे को देखते ही जाता है और फाइनली उस आइसक्रीम के लिए यामादा को थैंक यू कहता है। अब हमें उस दिन को दिखाया जाता है जब वो लोग वर्क प्लेस विजिट करने के लिए जा रहे थे और हम देखते हैं कि वो 6 लड़की मिलकर पहुंच जाते हैं अपनी वर्क प्लेस विजिट वाले जगह पर। और वहां पर पहुंचते ही एक लड़की रिसेप्शन में जाकर पूछती है, मतलब उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं और वो उन लोगों के पास आकर, मतलब अपने दोस्तों के पास आकर ये बोलती है कि एक गाइड हम लोगों के पास जल्दी ही आने वाली है, हम लोगों को इस जगह को घूम के दिखाने के लिए। अब उन लोगों के पास फाइनली वो गाइड पहुंच जाती है और वो गाइड उन लोगों को घूम के दिखाने लगती है इस मांगा कंपनी को। मतलब दरअसल वो लोग एक मांगा कंपनी में आए थे जहाँ पर मांगा वगैरह राइट किया जाता है, मांगा वगैरह बनाया जाता है और यहाँ पर आकर वो लोग घूमने वगैरह लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आर्टिस्ट आ जाती है और उसके हाथ में बाकी हानमा की एक रियल कॉपी थी, जो देखकर सभी लोग तो उतावले हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियोतारो और यामादा दूसरी तरफ खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर कियोतारो तो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था उस मांगा को देखने के लिए, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काम डाउन कर रहा था। पता नहीं क्यों काम डाउन कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा चाह रहा था उस मांगा को देखने के लिए। जो देखकर यामादा को ये समझ आ जाता है कि कियोतारो उस मांगा को देखना चाहता है, तो इसीलिए यामादा उसके हाथ को पकड़ के ले जाता है उस मांगा के पास और ले जाकर उसको दिखाने लगता है। जो देखकर कियोतारो की तो आँख चमक उठती है। वो देखता है कि अरे ये तो ओरिजिनल बाकी हानमा की कॉपी है यार। अब उन लोगों के वर्क प्लेस विजिट फाइनली कंप्लीट हो जाते हैं और सभी लोग चल के जाने लगते हैं लिफ्ट की तरफ। और लिफ्ट में उठकर वो लोग नीचे जा ही रहे थे कि तभी वहां पर एक मोटा आदमी आ जाता है और सभी लोगों को दबाते हुए अंदर घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि यामादा उस फोर्स की वजह से कियोतारो के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पास, और मैं भी इतना ज़्यादा पास चाहता हूँ उसको। खैर छोड़ो यार। तो वो बहुत ज़्यादा पास आ जाती है कियोतारो की, और कियोतारो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा था। मतलब उसकी तो सोए हुए अरमान जाग रहे थे और उसकी आंखें चकराने लगते हैं, दिमाग घूमने लगता है। वो सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ, अब तो मैं जिधर भी देख रहा हूँ उधर ही सिर्फ और सिर्फ खराब चीज़ें ही है। तो वो सोचता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं दिखेंगे। और आंखें बंद करने के बाद वो लिफ्ट फाइनली चलने लगता है और चलते चलते वो फाइनली पहुँच जाता है ग्राउंड फ्लोर में। और यहाँ पर पहुँचते ही कियोतारो ये सोचता है कि चलो मैंने तो कंप्लीट कर लिया अपना टास्क। और वो धीरे धीरे करके अपनी आँख खोलता है और वो देखता है कि यामादा अभी भी उसके सामने खड़ी हुई है उसी पोजीशन में। जो देखकर कियोतारो की तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग तो लिफ्ट छोड़ के बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी यामादा वैसे ही खड़ी हुई है। जो देखकर कियोतारो ये पूछता है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें। तो यहाँ पर यामादा अपने आप को संभाल लेती है और वहाँ से उठ के चलने लगती है। अब वो लोग स्टेशन में चलने लगते हैं। चलते चलते हम देखते हैं कि कियोतारो, यामादा और उसकी बेस्ट फ्रेंड तीनों एक दूसरे के साथ मांगा के बारे में बातचीत वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पर यामादा एक मांगा आर्टिस्ट के बारे में, मतलब एक मांगा कैरेक्टर के बारे में कियोतारो से पूछता है। तो कियोतारो यहाँ पर उस मांगा कैरेक्टर के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यामादा को दे देता है। तो यामादा यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम उस मांगा को पढ़े हो। तो कियोतारो बोलता है कि नहीं, मैंने मांगा को नहीं पढ़ा है। और फिर चलते चलते कियोतारो यहाँ पर बोलता है कि दरअसल मुझे थोड़ा सा बाथरूम जाना है। और वो बाथरूम में आकर अपने हाथ दीवार में पटकने लगता है और वो बोलता है कि वो लोग ज़रूर से मेरा मजाक उड़ा रहा होगा, मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था उस मांगा वाले कंपनी में। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा था। अब कुछ देर बिताने के बाद कियोतारो फाइनली बाथरूम से बाहर आता है और वो यामादा से पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ पर है। और तभी उन लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और वो लोग स्टेशन में बहुत ही तेज़ दौड़ने लगते हैं। लेकिन ट्रेन तक पहुंचने से पहले ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और ट्रेन वहां से छूट के चला जाता है। जो देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और वो दोनों वहीं पर ही खड़े होकर उस ट्रेन को जाते हुए देखने लगते हैं। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले तुम लोग मेरा इस वॉलपेपर ऐप को जरूर से चेकआउट करना यार प्लीज, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। अब वो लोग दौड़ते दौड़ते ट्रेन तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन ट्रेन को पकड़ नहीं पाते क्योंकि उन लोगों की पहुंचने से पहले ही ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो ट्रेन वहां से निकल जाता है। और जो देखकर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। लेकिन ट्रेन छूटने के वजह से यामादा रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी तरीके से रोने लगती है। जो देखकर कियोतारो थोड़ा सा यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि मैं अब क्या करूँ। और वो ये भी सोचने लगता है कि शायद ये मेरे वजह से ही रो रही है और मेरे वजह से ही तो उसका ट्रेन छूटा था और शायद मैं ही इसकी रोने के लिए जिम्मेदार हूँ। अब वो बोलता है कि चलो हम लोग किसी और जगह पर जाके बैठते हैं, मतलब एक सीट में जाके बैठते हैं। और यामादा जाके एक सीट में बैठ जाती है, लेकिन कियोतारो यहाँ पर भी देखता है कि यामादा अभी तक भी रो रही है। जो देखकर
देखकर कियोतारो ये सोचने लगता है कि आखिर इसे चुप कैसे किया जाए। और कियोतारो अपने ही मन में बोलता है कि इस पूरी की पूरी गलती के जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। और वो यामादा को चुप कराने की कोशिश करते हुए ये बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, नेक्स्ट ट्रेन तो जल्दी ही है, लगभग 7 मिनट के आसपास वो ट्रेन आ जाएगा। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद भी यामादा चुप नहीं हो रही थी, तो इसीलिए कियोतारो थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हुए एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और उसमें से एक जूस का बॉटल निकाल के ले आकर यामादा को दे देता है। और यामादा उस जूस की बॉटल को ले लेती है और घुमा फिरा के देखने लगती है और वो देखती है कि ये तो एक मिल्क टी के बॉटल है। और यामादा अपनी लाल टमाटर जैसे मुंह को लेकर उस जूस की बॉटल को देखने लगता है। अब कियोतारो थोड़ा सा दूर जाके बैठता है और ये बोलने लगता है कि दरअसल ये सब कुछ गलती मेरी ही है, बल्कि मुझे तो जोर जोर से चीखते हुए सबको बताना चाहिए था कि मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ या फिर मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। जो सुनकर यामादा तो हंस पड़ती है और वो बोलने जाती है कि क्या चीख चीख के बताना चाहते हो तुम। और वो जब कियोतारो की तरफ देखती है तब वो देखती है कि कियोतारो तो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके बैठी हुई है, मतलब उसने अब तक कियोतारो को नोटिस भी नहीं किया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर ट्रेन आ चुकी है और दोनों ही उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और ट्रेन में चढ़ने के बाद कियोतारो दोबारा से वहाँ से मतलब यामादा के पास से कहीं तो दूर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर यामादा उसके बैग को पकड़ के अपनी ओर खींच लेती है और वो बोलती है कि दूर मत जाओ, नहीं तो हम लोग दोबारा से अलग हो जाएंगे, जैसे पहले वाले ग्रुप से अलग हुए थे वैसे ही हम लोग भी अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर कियोतारो भी खड़ा रह जाता है। अब यामादा उसके बैग को बिल्कुल एकदम हग कर लेती है, मतलब मानो कि उसने यामादा ने कियोतारो को ही हग कर लिया है। तो हग करते हुए वो दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग उस ग्रुप के बारे में बातें कर रहे थे जो ग्रुप उन लोगों को छोड़ के गया था, और वो लोग हारा के ग्रुप के बारे में भी बातें कर रहे थे। मतलब बेसिकली यहाँ पर यामादा ही बातें कर रही थी और कियोतारो तो सिर्फ हाँ ही हूँ कर रहा था। तो यहाँ पर यामादा भी बोलती है कि शायद वो लोग डेट कर रहे हैं, ये तो एक अनऑफिशियल डेट हो गया उन लोगों के लिए और ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग वगैरह है ना। तो कियोतारो बोलता है कि और यामादा बोलती है कि जब कोई लोग कपल्स बनते हैं तब वो लोग अपने अपने हाथ पकड़ते हैं और ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। और फिर यामादा बोलती है कि हम लोग यहाँ पर हुई सारे के सारे बातें को सीक्रेट्स रखेंगे, ठीक है। तो कियोतारो भी बोलता है कि हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली शिंजुको स्टेशन में पहुंच चुके हैं, मतलब उन लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, उन लोगों का डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। और डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद वो लोग पैदल चलते हुए स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। और स्कूल के पास पहुंचते ही वो लोग देखता है कि उन लोगों की टीम पहले ही वहां पर मौजूद हो चुकी है और वो लोग वहां पर खड़े होकर यामादा और कियोतारो की इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर यामादा अपने हाथ में एक चिकन लॉलीपॉप लेकर खाते हुए उन लोगों के पास आ रही थी। अब यहाँ पर यामादा उन लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने खड़े होकर सॉरी बोलने ही जा रही थी कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बोल पड़ती है कि आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना। दरअसल मैं ग्रुप की इंचार्ज बनी थी, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी, मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस थी टाइम में स्कूल में आने के लिए, लेकिन मैं तो तुम लोगों के बारे में भूल ही चुकी थी। और वो यहाँ पर रो पड़ती है ये सब कुछ बातें बोलते बोलते, और फिर वो लड़की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन यामादा यहाँ पर उसे हग करते हुए ये बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, सभी से कभी ना कभी गलतियाँ हो जाती है। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि कियोतारो अपने घर में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो स्कूल जाने के लिए मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। और वहाँ पर बैठ के डाइनिंग टेबल में बैठ के वो अपनी बहन से ये बातें कर रहा था कि उसने वर्क विजिट में जाके क्या क्या किया, और वो बहुत सारी बातें यहाँ पर बताने लगता है। तभी उसकी बहन बोलती है कि तुमने तो ये सारी बातें हम लोगों को कल ही बता दिया था, तुम आज क्यों दोबारा से कह रहे हो। तो कियोतारो बोलता है कि दरअसल मैंने कल तो सिर्फ मॉम को बताया था, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और फिर वो बोलता है कि मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं अभी निकलता हूँ। तभी उसकी बहन ये बोलती है कि लगता है तुम अपनी स्कूल को एंजॉय कर रहे हो। तो ये बात सुनकर कियोतारो थोड़ा सा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर वो अगले ही पल निकल जाता है अपने घर से। और फिर स्कूल की तरफ जाते वक्त वो ये सब कुछ बातें सोचने लगता है और वो सोचता है कि क्या मैं सच में स्कूल को एंजॉय कर रहा हूँ। और फिर वो अपने मन में बोलता है कि अरे नहीं यार, मैं कैसे स्कूल एंजॉय कर सकता हूँ, और मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है। और ये बात बोलते उसके दिमाग में यामादा की ख्याल वगैरह आने लगते हैं और वो अपनी पीछे साइकिल की कैरियर को देखने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामादा स्कूल की गेट के बाहर किसी के लिए वेट कर रही है और उसे उसके दो दोस्त गुड मॉर्निंग वगैरह कह के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यामादा भी यहाँ पर खड़ी रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि कियोतारो भी उसी गेट से अंदर जाने लगता है, लेकिन वो अपने आप को छुपाते हुए जा रहा था। लेकिन तभी कियोतारो अचानक से रुक जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है कि यामादा ने उसकी साइकिल को पकड़ लिया है। और यामादा यहाँ पर बोलने लगती है कि अरे मैंने तो तुम्हें नोटिस भी नहीं किया था, अगर तुम्हारे पास साइकिल नहीं होती तो मैं तुम्हें नोटिस भी नहीं करती। और इतना बोलते ही वो दोनों धीरे धीरे करके चलते हुए स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अब कियोतारो अपनी बाइक को मतलब अपनी साइकिल को पार्किंग में पार्क कर रहा होता है और यामादा भी उसके पास खड़े हुई थी। जब उसकी पार्किंग खत्म हो जाती है तब यामादा जल्दी से अपने बैग के अंदर से 3-4 मांगा की कॉपीज निकाल के कियोतारो को पकड़ा देती है और वो बोलती है कि ये लो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि
मैं तुम्हें कुछ मांगा की कॉपीज दूंगा, ये वही है। तो क्योतारो यहाँ पर सोचने लगता है कि अच्छा, तो वो इस बारे में सीरियस थी। और फिर यहाँ पर यामादा उसे बहुत ही ज़्यादा स्पॉयलर्स वगैरह देने लगता है उस मांगा के बारे में, जो सुनकर क्योतारो बोलता है कि अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉयलर दे चुके हो मुझे, और ज़्यादा मैं स्पॉयलर नहीं करना चाहता अपनी मांगा को, मैं अपनी मांगा खुद पढ़ना चाहता हूँ। और फिर इतना बोलते ही वो वहाँ से चलने लगता है और उसके पीछे पीछे यामादा भी चलने लगती है, जो देखकर क्योतारो पीछे मुड़ के ये पूछती है यामादा से कि यामादा तुम तो थोड़ा सा बिजी थे है ना। तो यामादा बोलती है कि बिजी किस चीज़ के लिए। तो क्योतारो बोलता है कि तुम स्कूल के बाहर किसी के लिए वेट कर रहे थे। तो ये बात सुनकर यामादा बोलती है कि अरे हाँ, और इतना बोलते ही वो वहाँ से निकल के जाने लगती है स्कूल के बाहर दोबारा से वेट करने के लिए। लेकिन यार क्योतारो को कौन समझा है कि यामादा उसके लिए ही वेट कर रहा था। और बाहर जाते वक्त यामादा थोड़ा सा एम्बेरस्ड भी लग रही थी, लेकिन जाने से पहले यामादा ने क्योतारो को ये बता दिया था कि यामादा आज जल्दी घर चली जाएगी, इसीलिए वो लाइब्रेरी में नहीं आ पाएगी, और इसी वजह से वो उसको इस मांगा को देने के लिए बाहर खड़ी हुई थी। ये बात सुनने के बाद भी हमारे भाई को ये पता नहीं चला कि यामादा उसके लिए ही वेट कर रहा था गेट के बाहर। अब कुछ समय बीतने के बाद हमें लाइब्रेरी की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्योतारो बैठ के एक बुक पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है, गेट खोल के अंदर आती है और वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हो। तो क्योतारो बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम अब तक जा चुके हो अपने घर। लेकिन यामादा बोलती है कि दरअसल मैं सोचा कि मैं बाद में जाऊंगी घर। और इतना कहते ही वो धीरे धीरे करके क्योतारो के पास आने लगती है और वो देखती है कि क्योतारो उस मांगा को ना पढ़ के कोई और दूसरा बुक पढ़ रहा है, जो देखकर यामादा पूछती है कि अरे तुम उस मांगा को क्यों नहीं पढ़ रहे। तो क्योतारो बोलता है कि दरअसल मैं उस मांगा को घर में जाके पढ़ूंगा। लेकिन यामादा बोलती है कि नहीं, तुम उसे अभी पढ़ो। और इतना कहते ही वो उस बुक को लेकर खींचातानी करने लगती है, और इस खींचातानी की वजह से उन लोगों की बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाती है। और बैलेंस बिगड़ने के बाद ये होता है, ज़रा ये देखो, मोमेंट को एंजॉय करो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मुंह फिरा के खड़े हुए हैं। मतलब यामादा तो उसकी तरफ ही देख रहा था, लेकिन क्योतारो दूसरी तरफ मुंह फिरा के खड़ा हुआ था। और यहाँ पर दोनों ही एक साथ एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। लेकिन क्योतारो बोलता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यामादा भी बोलती है कि नहीं, ये सब कुछ मेरी गलती है, दरअसल मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पर थोड़ा बहुत एपोलॉजिज करने के बाद यामादा बोलती है कि अच्छा, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो चले ही जा रही थी कि तभी क्योतारो पीछे से यामादा को पुकारती है, बोलती है कि यामादा। और यामादा पीछे मुड़ के देखती है। लेकिन क्योतारो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर मैंने उसे बुलाया क्यों, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई। मतलब उसे यही नहीं पता कि उसने उसे बुलाया क्यों। तो माहौल को थोड़ा सा शांत करने के लिए, सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करने के लिए क्योतारो यामादा से ये पूछता है कि क्या तुम कल स्कूल में आओगे। तो यामादा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ये बोलती है कि आऊँगी, और लाइब्रेरी में भी आऊँगी। जो सुनकर क्योतारो थोड़ा सा शर्मा जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। और फाइनली वो घर चला जाता है, और घर जाने के बाद वो उसी मांगा को पढ़ने लगता है। और वो ये सोचने लगता है कि आखिर यामादा ने इस किताब को कैसे बैठ के या फिर कैसे लेट कर पढ़ा होगा। और वो उसकी पढ़ने की पोजीशंस को ट्राई करने लगता है। और करते करते जब वो लेटता है तब वो देखता है कि उस मांगा के अंदर से थोड़े बहुत बिस्किट के पार्टिकल्स निकल आते हैं। और यहाँ पर उसे ये समझ आता है कि यामादा तो बल्कि उस किताब को, मतलब उस मांगा को बैठ के पढ़ रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्योतारो सिंक में अपना हाथ धो रहा था। और हाथ धो ही रहा था कि तभी वहाँ पर यामादा भी आ जाती है, बिल्कुल भूत की तरह एंट्री मारती है। और वो आकर पीछे से क्योतारो को पूछती है कि क्या तुमने उस मांगा को पढ़ लिया। तो क्योतारो बोलता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा है। और इतना कहते ही वो चलने लगता है, और उसके पीछे पीछे यामादा भी चलने लगती है। और यामादा यहाँ पर बोलने लगती है कि जल्दी से उस मांगा को पढ़ के खत्म करो, नहीं तो मैं सारा का सारा किस्सा स्पॉइल कर दूंगी। तो क्योतारो बोलता है कि तुमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिए हो। और क्योतारो को यामादा के साथ बातें करते हुए पीछे खड़ा हुआ वो छपरी बंदा देख लेता है, और वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्योतारो एक सीढ़ी में बैठ के उसी मांगा को पढ़ रहा था। और वो अपने दिमाग में ये बोलता है कि क्लासरूम में बैठकर तो मैं ये मांगा नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा जगह है पढ़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो छपरी बंदा आकर क्योतारो को धप्पा कर देता है, और वो बोलता है कि तुम यामादा के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जो सुनकर क्योतारो बोलता है कि दरअसल हम लोग तो क्लासमेट्स हैं और हम तो ऐसे ही बात कर सकते हैं। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि शायद ये बंदा मुझे बुली करने लगेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा तो बहुत ज़्यादा फ्रेंकली तरीके से क्योतारो के साथ बातें करने लगता है। और वो पूछने लगता है कि क्या यामादा की कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है, या फिर उसका कोई किसी के ऊपर क्रश वगैरह है, तुम उसके साथ बातें वगैरह करते हो तो तुम्हें तो ज़रूर से पता होगा। लेकिन यहाँ पर क्योतारो बोलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। और वो अपने ही मन में बोलता है कि हाँ, मुझे तो पता है कि उसके पास कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं इसे क्यों बताऊँ।
और फिर यहाँ पर वो छपरी बंदा ये बोलने लगता है कि दरअसल मैं यामादा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह बोलने लगता है, जो हमारा भाई क्योतारो बैठ के सुन रहा होता है क्योंकि उसके पास करने के लिए तो और कुछ है भी नहीं और वो उसकी अंदर ही अंदर फटे जा रहा था, बिल्कुल मेरी तरह। जब खैर छोड़ो, मैं इस बात को दोबारा से दोहराना नहीं चाहता। और फिर वो बंदा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लगता है, तो उसकी बकवास हमारे भाई की दिमाग के ऊपर मतलब पहाड़ के ऊपर चला जाता है। तो इसी वजह से हमारा भाई की उधर वहाँ से उठ के चलने लगता है, लेकिन वो छपरी बंदा अभी भी अपना बकबक नहीं रोकता और वो पीछे से चीखते हुए ये बोलता है कि तुम ये सब कुछ बातें किसी को भी मत बताना प्लीज़, कि मैंने यामादा के बारे में तुमसे पूछा है। तो हमारा भाई हाथ हिला के उसे इशारा करके वहाँ से चला जाता है और वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि मैं इतना ज़्यादा जेलसी क्यों फील कर रहा हूँ यार। और वो बहुत सारे बातें सोचते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगता है और क्लासरूम के गेट में पहुंचकर वो देखता है कि क्लास के अंदर यामादा के साथ साथ उसकी सारे सहेलियां बैठ के बातचीत वगैरह कर रहे थे। और ये देखकर क्योतारो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि क्या मैं यामादा को पसंद करने लगा हूँ। और वो क्लास के अंदर घुस जाता है और वो यामादा के पास जाके खड़ा हो जाता है। दरअसल यामादा उसी की डेस्क के ऊपर बैठी हुई थी, तो इसी वजह से क्योतारो उसे कुछ भी नहीं कह पाता और वो चुपके से मतलब चुपचाप अपनी डेस्क में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर यामादा की टांगे दिख रही थी भाई, टांगे दिख के तो उसकी हालत खराब हो रही थी। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्योतारो चलते हुए लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था और लाइब्रेरी के अंदर यामादा पहले से ही मौजूद थी और वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। अब जब क्योतारो लाइब्रेरी के अंदर घुसता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था कि कोई भी लाइब्रेरी के अंदर खाना वगैरह ना खाए, जो देखकर यामादा तो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होती है क्योंकि वो तो हर वक्त लाइब्रेरी में खाने के लिए ही आती है। अब ये देखकर वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पर यामादा बोलती है कि आखिर ये यहाँ पर लगाया क्यों है, पहले तो ये यहाँ पर नहीं था, क्या कोई यहाँ पर खाती है? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई खाती है। जो सुनकर क्योतारो तो बोलता है कि अरे ये कैसे बातें कर रहे हो तुम तो खुद ही खाते हो यहाँ पर। तो यामादा ये बात सुनकर हंसने लगती है और वो बोलती है कि शायद किसी को पता है कि मैं यहाँ पर बैठ के खाना खाती हूँ, नहीं तो ये नोटिस यहाँ पर क्यों लगाया हुआ होगा। अब यहाँ पर क्योतारो एक एक करके सभी लोगों के नाम लेने लगता है कि किस किस को पता है कि यामादा यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आकर खाता है। तो यहाँ पर यामादा बोलती है कि अरे ऐसे करोगे तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे सामने, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह इस लाइब्रेरी के अंदर आते रहते हैं। तो अब यामादा ये सजेस्ट करता है कि चलो हम लोग दरअसल टीचर से ही जाके पूछ लेते हैं कि आखिर ये नोटिस यहाँ पर लगाया क्यों है। तो क्योतारो भी बोलता है कि हाँ ये आइडिया सही है। अब वो दोनों ऑफिस रूम की तरफ जाते हुए इन सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे और फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं ऑफिस रूम में। और ऑफिस रूम में पहुंचने के बाद यामादा टीचर से पूछती है कि उस नोटिस को वहाँ पर टंगाने का मतलब वहाँ पर लगाने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर वो टीचर अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट का रैपर निकाल के उन लोगों को दिखाते हुए ये बोलती है कि ये देखो प्रूफ, कोई ना कोई तो लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ तो खा रहा होता है और अगर मैं इसको टॉलरेट कर दूंगा तो सभी लोग आकर लाइब्रेरी के अंदर खाने लगेंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और इसी वजह से ही वो नोटिस बोर्ड वहाँ पर लगाया गया है। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खामोशी छा जाती है और अगले ही पल हमें यामादा की चेहरे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। ये देखकर मुझे तो मोमो गेम की याद आ गई। क्या तुम्हें पता है मोमो गेम? कमेंट में बताना। मतलब वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। अब सीन दोबारा से लाइब्रेरी में शिफ्ट होती है जहाँ पर यामादा और क्योतारो दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। यहाँ पर यामादा अपनी मर्डर वाली इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते हुए ये सोच रहा था कि इसका मतलब आज का दिन यामादा की इस लाइब्रेरी में आखिरी दिन है, क्योंकि यहाँ पर तो खाना मना है और अगर यहाँ पर खाना मना है तो यामादा के पास और कोई रीज़न नहीं है इस लाइब्रेरी में आने का और वो अब कभी भी इस लाइब्रेरी में नहीं आएगा और यही आखिरी दिन है उसके साथ मेरा। और वो ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी वो देखता है कि सामने बैठी हुई यामादा अपनी जेब में से अपनी बैग में से एक चॉकलेट की पैकेट निकालती है और निकालने के साथ साथ ही वो चॉकलेट वगैरह खाने लगती है और वो ये बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर खाना मना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक रैपर से कुछ भी नहीं बदलने वाला। और वो बहुत ही मज़े से खाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मतलब क्योतारो भी ये देखता है कि पीछे से लाइब्रेरियन धीरे धीरे करके आने लगती है, जो देखकर क्योतारो तो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है और यहाँ पर स्लो मोशन में धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगता है। यहाँ पर क्योतारो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से अपनी किताब को रखता है उस चॉकलेट की पैकेट के ऊपर और बहुत ही जल्दी से स्लो मोशन में जाकर यामादा के हाथ को पकड़ लेता है ताकि लाइब्रेरियन की नज़रों में वो चॉकलेट ना गिरे। और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो वो लाइब्रेरियन देख लेती है, जो देखकर वो करके वहाँ से निकल जाती है। तभी यामादा देखती है कि उसके हाथ में वो जो चॉकलेट था वो बिल्कुल पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। और यहाँ पर क्योतारो भी वो बोलती है कि दरअसल मैं इसलिए किया है ताकि लाइब्रेरियन तुम्हें वो चॉकलेट खाते हुए ना देख ले। और फिर क्योतारो यहाँ पर उसे सॉरी
वगैरह कहने लगता है, लेकिन यामादा बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, और फिर क्योतारो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त जब वो दरवाजे पे पहुँचता है तब वो दरवाजे से ही यामादा को डेडिकेट करके ये कहता है कि तुम्हें शायद लाइब्रेरी में स्नैक्स वगैरह नहीं खाना चाहिए, और इतना कहते ही वो दरवाजे से बाहर आ जाता है और अपनी दिमाग में सोचने लगता है कि ये सब तो होना ही था एक ना एक दिन, और इतना सोचते ही वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरा दिन वो देखता है कि यामादा पहले से ही उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद थी और वो वहाँ पर बैठ के पढ़ाई वगैरह कर रही थी, जो देखकर क्योतारो के साथ साथ मैं भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। और यामादा क्योतारो को देखकर ये बोलती है कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी होमवर्क को कर लूँ यहाँ पर। और जब क्योतारो यामादा के पास पहुँचता है तब वो देखता है कि वो अपनी नोटबुक के नीचे चॉकलेट रख के खा रही थी, जो देखकर क्योतारो ये अपनी दिमाग में ये बोलता है कि हाँ, यामादा कभी भी नहीं सुधरने वाली। अब हम देखते हैं कि क्योतारो अपनी कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और वो कुछ सर्च करने के बारे में सोच रहा था, और तभी अचानक उसकी दिमाग में यामादा के ख्याल वगैरह आने लगता है और फिर वो अपनी कंप्यूटर में गूगल क्रोम में सर्च करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कंप्यूटर में भी यामादा के बारे में सर्च करता है, और सर्च करने के बाद उसे बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स दिखते हैं, जहाँ पर वो ये भी देखता है कि आज तो यामादा की एक शो है, जो देखकर वो तुरंत ही जाता है टीवी रूम में, टीवी चलाता है और वो देखता है कि यामादा की शो तो आज नहीं है, और इसीलिए वो अपने मन को उदास करके वहाँ से टीवी रूम से चला जाता है। लेकिन पीछे से उसकी बहन चीखती रहती है कि क्या तुम टीवी देखने वाला हो, क्या मैं इसे बंद कर दूं वगैरह वगैरह, लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनता और सीधा अपने रूम में चला जाता है। अब एक इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर स्कूल में अब एक मैराथन रेस स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उस रेस स्टार्ट होने से पहले यामादा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से, बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो ना, उस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, और दूसरी तरफ क्योतारो खड़े होकर उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। मज़ा नहीं रहा था, अपने दिमाग में सोच रहा था कि मैं यामादा को पसंद करता हूँ, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे आज तक चल रहे हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं या फिर डेट में जा रहे हैं, सारा कुछ वैसे ही चलेगा जैसा अब तक चलते आ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अच्छा होगा। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यामादा और हारा एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बातें करते हैं इस रेस को लेकर, जहाँ पर हारा बोलती है कि मुझे ये मैराथन रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सुनकर यामादा भी बोलती है कि मुझे भी ये रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास कोई भी चारा नहीं है, हम लोगों को ये कंप्लीट करना तो पड़ेगा ही। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि उन लोगों का मैराथन रेस स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग इस मैराथन में दौड़ने लगता है। इस तरफ हम देखते हैं कि क्योतारो भी दौड़ रहा था और उसके पीछे पीछे ही यामादा भी दौड़ रही थी। तो ये देखकर क्योतारो ये सोचता है कि मुझे यामादा से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मैं उसे आगे नहीं जाने दे सकता। तो ये सोचते ही वो और भी तेजी से दौड़ने लगता है। तो क्योतारो को तेजी से दौड़ते हुए देखकर यामादा भी अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा देती है और बहुत ही तेज दौड़ते हुए क्योतारो की शर्ट को पीछे से पकड़ लेती है और वो बोलती है कि जरा धीरे दौड़ो, जरा धीरे दौड़ो। लेकिन यहाँ पर यामादा इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से दौड़ती थी कि भाई उसकी तो पूरे एकदम सामान लचक रहे थे, मचक रहे थे, जो देखकर क्योतारो को बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। खैर, तो अब क्योतारो यामादा के हाथ को छुड़ाते हुए दोबारा से बहुत ही तेज दौड़ने लगता है और वो यामादा से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। और पीछे मुड़ के जब वो देखता है तब वो देखता है कि यामादा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। लेकिन तभी अचानक यामादा को बहुत ही तेज गर्मी लगने लगती है और वो अपनी जैकेट को उतारने लगती है, दौड़ते हुए उतारने लगती है, और यहाँ पर उसकी सामान और भी ज़्यादा लचकने लगता है। भाई क्या ही मज़ा आ रहा था। खैर, मैं बहुत ज़्यादा भावनाओं में डूब जा रहा हूँ, खैर छोड़ो। और ये देखकर क्योतारो की तो हालत ख़राब हो रही थी, इसीलिए वो और भी ज़्यादा स्लो होते जा रहा था, और उसकी स्लो होने की वजह से यामादा बिल्कुल उसकी बराबर में आ जाती है और उसकी बराबर में ही दौड़ने लगती है। तो क्योतारो उसकी शर्ट को, उसकी टी शर्ट को देखकर ये बोलता है कि तुमने तो अपनी टी शर्ट को उल्टा पहन लिया है। तो यामादा ये देखकर बोलती है कि ज़रा मेरे जैकेट को पकड़ो, और इतना बोलते ही वो अपनी टी शर्ट को, अपनी जैकेट को क्योतारो को पकड़ाती है और अपनी टी शर्ट को वहीं पर ही मतलब चेंज करने लगती है, मुड़ाने घुमाने लगती है भाई। और यहाँ पर उसकी और भी ज़्यादा सामान दिखने लगता है क्योतारो को, जो देखकर क्योतारो और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है, और जिस वजह से यामादा दौड़ते हुए क्योतारो को पास करके आगे चली जाती है। अब यामादा आगे से ही मुड़ के पीछे क्योतारो को देखने लगती है और वो देखती है कि क्योतारो बहुत ही ज्यादा हाफ रहा होता है, उसकी बस में नहीं है कि वो और दौड़ पाए। तो इसीलिए यामादा वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर जाती है जब तक क्योतारो उसकी बराबर तक ना पहुँच जाए। तो जब क्योतारो उसकी बराबर पर पहुँचता है तब वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। तो यामादा यहाँ पर बोलती है कि मैंने तुम्हारी राइट आई को उससे पहले कभी भी नहीं देखा है। तो ये सुनकर क्योतारो अपनी राइट आई को छुपाने लगता है, और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मैराथन है वो खत्म हो चुका है और सभी लोग ग्राउंड में बैठ के हाफ रहे होते हैं। तो यहाँ पर यामादा अपने हाथ क्योतारो की तरफ बढ़ा देती है। ये समझ लो कि वो ये कह रही थी कि क्योतारो मेरा हाथ पकड़ो और मुझे उठाओ। तो क्योतारो यहाँ पर उसका इशारा समझ आता है और उसके हाथ को पकड़ के यामादा को उठा देती है।
तो यामादा खड़े होते ही वहाँ पर पड़े हुए एक जैकेट को लेकर चलते हुए यारा के साथ गप्पे सप्पे मारते हुए वहाँ से निकल जाती है और कियोतारो वहीं पर थोड़ा सा खड़े रह जाता है। और अगली पल हम देखते हैं कि कियोतारो क्लासरूम में बैठ के अपनी मोबाइल में कुछ तो सर्च कर रहा होता है और तभी वो सर्च करना बंद करके अपनी हाथ को मोबाइल को डेस्क में रखा हुआ उस जैकेट के ऊपर रखता है, मतलब उसकी जैकेट के ऊपर रखता है। तब वो ये नोटिस करता है कि ये जैकेट तो उसका नहीं है बल्कि ये जैकेट तो यामादा की है। और जो देखकर वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही यामादा की तरफ देखता है और वो देखता है कि यामादा उन लोगों के अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, लेकिन उसने अभी भी उस जैकेट को पहना नहीं था। तो यहाँ पर कियोतारो ये सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उस जैकेट को इस जैकेट के साथ अदल बदल कर लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही 4th क्लास स्टार्ट होने वाली है और अगर उसके दोस्तों ने मेरी जैकेट को उसके बदन पे देख लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे, मुझे तो ठरकी वगैरह बुलाने लगेंगे। और वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि यहाँ पर कैसे उसकी जैकेट के साथ इस जैकेट को बदला जाए। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाता है और यामादा उसकी जैकेट को आखिरकार पहन लेती है, जो देखकर इचिकावा और भी ज़्यादा पैनिक कर जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों का क्लास चलते चलते अचानक सर उस छपरी बंदे को बोर्ड पे बुलाता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर इचिकावा सोचने लगता है कि अगर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद पीछे मुड़ के देखा तब उसका नज़र जरूर यामादा के ऊपर पड़ेगा और तब वो ये बिल्कुल नोटिस कर लेगा कि यामादा की बदन पे उसका नहीं बल्कि इचिकावा का जैकेट है। जो देखकर कियोतारो बहुत ज़्यादा पैनिक के साथ सर को बोलता है कि सर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। जो देखकर सर बोलता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर आ जाओ। और इचिकावा वहाँ पर जाते ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना खत्म करने के बाद वो यामादा की तरफ घूम के अपनी चौक के मदद से अपनी टी शर्ट में दिखाने लगता है कि देखो जरा यहाँ पर देखो। लेकिन ये देखकर यामादा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा प्यारी तरीके से इचिकावा को देखने लगती है। लेकिन तभी पीछे से वो छपरी बंदा चीख के ये बोलता है कि तुम पोज क्यों मार रहे हो? क्या तुम पोज मार के ये बताना चाह रहे हो कि तुम हर एक प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे जैसे तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हो? तो ये सुनकर पूरा का पूरा क्लास हंसने लगता है और अगली बार हम देखते हैं कि इचिकावा अपने डेस्क में है और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अब यहाँ पर उन लोगों का जो लंच वगैरह है वो शुरू हो जाता है और यहाँ पर सभी लोग लंच वगैरह करने लगता है। लेकिन हर वक्त इचिकावा यामादा के ऊपर नज़र गड़ाए हुए था, क्योंकि उसे ये सता रहा था कि कोई उसे देख ना ले उसकी जैकेट पहनते हुए। और लंच वगैरह खत्म होने के बाद फाइनली यामादा उसे बाहर की तरफ इशारा करता है, यामादा कियोतारो को बाहर की तरफ इशारा करता है और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग नर्स रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर यामादा इचिकावा की जो जैकेट है वो उतार के इचिकावा को दे देता है और वो बोलती है कि मैंने तो अब तक इसे नोटिस भी नहीं किया था। तो इचिकावा ये सुनकर बोलता है कि हाँ मैंने भी नहीं नोटिस किया था और वो अपने मन में बोलता है कि मैं बहुत ही बड़ा झूठा हूँ। और अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि यामादा उसकी जैकेट को उतार के ले आकर उसे दे देती है और यहाँ पर वो दोनों खड़े होकर थोड़ा बहुत एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और यहाँ पर यामादा बहुत ही ज़्यादा प्यारी तरीके से कियोतारो को घूरे जा रही थी। भाई क्या ही लग रही है यार, है मैं तो यहाँ पर पिघल गया। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। खैर तो यामादा चेंज करते हुए ज़रा इचिकावा की जैकेट को सूंघ रही थी, मतलब अपनी पास ले आकर सूंघ रही थी, जिस वजह से उसकी मुंह पे चावल की तो दाने लगे हुए थे। तो वो दाने इचिकावा की जैकेट में लग गई थी और इचिकावा उस दाने को, चावल के दाने को नोटिस कर लेता है। जो देखकर यामादा तुरंत ही उस मोमेंट को संभालने के लिए बोलती है कि चलो हम दोनों अपनी जो हाइट है वो मेज़र करते हैं। और वो दोनों चले जाते हैं हाइट मेज़र करने के लिए, जहाँ पर इचिकावा पहले तो खड़े हो जाता है और यामादा उसके सामने उस हाइट वाले मशीन को नीचे ले आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। यार यामादा इतनी पास से कोशिश करती है कि उसकी पूरी एकदम यामादा की वो पूरी एकदम कियोतारो के मुंह के सामने थी यार। और कियोतारो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसे नर्वस फील कर रहा था। लेकिन आखिरकार यामादा उस हाइट मशीन को कियोतारो के पास लाने के लिए सक्षम नहीं हो पाती, तो इसीलिए कियोतारो ये बोलती है कि चलो अब तुम्हारी टर्न है। तो यामादा वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कियोतारो एक टेबल ले आकर, एक कुर्सी ले आकर वहाँ पर खड़े होकर उस वेट मशीन को बहुत ही ईजिली नीचे ले आ जाता है। तो यहाँ पर कियोतारो उसकी हाइट को मेजर करने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारी हाइट तो 172 सेंटीमीटर्स है। तो यह सुनकर यामादा दोबारा से बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हारी हाइट को दोबारा से मापने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर कियोतारो मना कर देता है और वो वहाँ से चल के जाने लगता है। लेकिन यामादा यहाँ पर उसे पकड़ लेती है और वह यहाँ पर जबरदस्ती करने लगती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे हाइट को माप के ही रहूंगी। लेकिन यहाँ पर उस कुर्सी में थोड़ा सा झटका लगने की वजह से यामादा वेट मशीन में चला जाता है गलती से और यहाँ पर कियोतारो उस वेट को थोड़ा सा नोटिस कर लेता है और वो बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा वेट ही हो, तुम्हें तो फिक्र करनी चाहिए अपनी वेट की। जो सुनकर यामादा बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और यहाँ पर उन लोगों के थोड़ा बहुत मतभेद होने लगते हैं। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर देख के तो
ऐसा ही लगता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं, क्योंकि कियोतारो जब स्कूल जा रहा था तब वो जैकेट वगैरह ओढ़ के जा रहा था। मतलब यहाँ पर ठंड वगैरह बहुत ही बुरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जैकेट पहने हुए था। अब वो फाइनली बहुत सारे बातचीत अपने दिमाग में सोचते सोचते स्कूल तक पहुंच जाता है और स्कूल में जाके अपने डेस्क में जाके बैठ जाता है। तभी उसके कान में उस छपरी बंदे की खुसफुसाने की आवाज़ आती है और वो छपरी बंदा ये बोलता है कि क्या तुम लोगों ने सुना है कि यामादा एक मूवी में चांस पा चुकी है और वो एक मूवी में जाने वाली है, उससे सेक्सी सीन करने वाली है। और ये सब कुछ बातें कियोतारो पीछे से मतलब सामने से सुन लेता है और वो यामादा की तरफ देखता है। वो देखता है यामादा को बहुत सारी लड़कियां एकदम घेर के रखा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे यामादा की मूवी में चांस पाने को लेकर। और वो लोग यहाँ पर बहुत सारे बातें करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं यामादा को। लेकिन कियोतारो यहाँ पर ये नोटिस करता है कि यामादा बिल्कुल खुश नहीं लग रही। तभी वो ये सोचता है कि हाँ, खुश कैसे होगी, क्योंकि वो हम लोगों को छोड़ के जाने वाली है अब। और वो सोचता है कि वो हम लोगों को अब छोड़ के बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाली है अपने करियर में, हम जैसे लूजर्स को पीछे छोड़ के। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो पीटी टीचर उन लोगों की क्लासरूम में आते हैं और आते ही वो सभी बच्चों को ये बोलता है कि आज तुम लोगों की सीट चेंज होने वाली है, इसीलिए सभी लोग आओ और आके अपने अपना जो पुर्चा है वो निकाल लो। तो सभी लोग धीरे धीरे करके आते हुए अपना अपना सीट जो है वो निकाल लेता है और सभी लोगों को धीरे धीरे करके अपना अपना सीट पोजीशंस मिल जाता है। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि कियोतारो अपनी बेंच लेकर अपनी पोजीशन में आ जाता है जहाँ पर उसे सीट मिला था और वो भगवान से यही प्रे कर रहा होता है कि काश यामादा उसके पास बैठ जाए। और वो बहुत ही ज़्यादा प्रे करता है, लेकिन वो देखता है कि यामादा उसको पार करके सामने चली जाती है। मतलब कियोतारो की एक सीट पहले बैठती है यामादा और उसके बगल में ही वो छपरी बंदा बैठता है। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि कियोतारो के बगल में हारा बैठती है और कुछ देर तक यहाँ पर बातचीत होने के बाद फाइनली उन लोगों की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्लास के बीच में हम देखते हैं कि कियोतारो को यामादा की वजह से बोर्ड की कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसीलिए साइड से हारा कियोतारो को ये अप्रोच करती है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है तो तुम मेरे नोट से कॉपी कर सकते हो। और इतना कहते हैं हारा कियोतारो के पास अपनी डेस्क लेकर आ जाती है और उसे कॉपी करने के लिए बोलती है। और उसकी इस हरकत को देखकर कियोतारो ये सोचता है कि हारा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी उसकी नज़र सामने यामादा के ऊपर पड़ता है और वो देखता है कि यामादा उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से देखती है, मानो कि यामादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी और वो उसे एक गाली देकर सामने मुड़ जाती है। अब उन लोगों का क्लास खत्म हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर अट्टा वगैरह मार रहे होते हैं। तो यामादा की फ्रेंड यामादा को पुकारते हैं कि यामादा यहाँ पर आ जाओ। तो यामादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर आओ। तो ये देखकर कियोतारो सोचता है कि आखिर इसको क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। और कियोतारो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था कि तभी यामादा उससे पूछती है कि तुम हारा के पास बैठ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो, है ना। तो कियोतारो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो यामादा बोलती है कि हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। तो उसकी ये सब बातें सुनकर कियोतारो कुछ कह नहीं पाता। तो अब कियोतारो फाइनली अपनी मुंह खोलता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि जब क्लास चल रहा था मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हें ही देखे जा रहा था। तो ये बात सुनकर यामादा तो शर्म से एकदम लाल लाल हो रही थी। सोचो कि तुम किसी लड़की को कह रहे हो कि जब क्लास चल रहा था मैं सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था और किसी को भी नहीं देख रहा था। लेकिन कियोतारो यहाँ पर ये मीन नहीं करना चाह रहा था, वो बेसिकली ये बोलना चाह रहा था कि तुम्हारे वजह से मैं ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा था और सिर्फ मैं तुम्हें ही देख पा रहा था ब्लैक बोर्ड की जगह। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोमेंट क्रिएट हो जाता है बे, मेरे तो पेट में बटरफ्लाई खिल रहे हैं। यहाँ पर यामादा की मुंह एकदम खुली की खुली रह जाती है। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि उसने अभी अभी क्या सुना कियोतारो के मुंह से। और उसकी इस चेहरे को देखकर कियोतारो फाइनली ये रियलाइज़ करता है कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया है और वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में लाइब्रेरी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठ के पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। तो अब वहाँ पर उन लोगों का बीच का जो मामला है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और यहाँ पर यामादा बोलती है कि तो ये बात है कि तुम मेरे वजह से ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहे थे। तो कियोतारो बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन जो सीट अरेंजमेंट है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यह सुनकर यामादा बोलती है कि हाँ मुझे माफ़ कर दो। तो कियोतारो बोलता है कि तुम्हें इस बात के लिए फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो कुछ और चीज़ के लिए फिक्र करने की ज़रूरत है। तो यामादा पूछती है कि क्या चीज़। तो कियोतारो बोलता है कि तुम्हें अपनी मूवी के लिए ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। और उसके मुंह से अपनी मूवी के बारे में सुनकर यामादा कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। और यहाँ पर कियोतारो ये सोचता है कि शायद ये इसी के लिए ही वेट कर रहा था, मतलब मेरे मुंह से मूवी के बारे में सुनने के लिए ही वेट कर रहा था अब तक तो।
और यामादा यहाँ पर अपनी मूवी के बारे में बहुत सारे बातें करने लगता है कियोतारो के साथ। मतलब उसे यहाँ पर क्या रोल मिला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी बातें वो कियोतारो के साथ करने लगती है। तो यामादा की इस एक्साइटमेंट को देखकर कियोतारो को ये रियलाइज होता है कि यामादा क्लासरूम में जितना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटेड अब मेरे साथ रह के है। अब यामादा अचानक से थोड़ा सा सीरियस मूड में आ जाती है और वो कियोतारो की तरफ देख के बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ठरकी हो। ये बात सुनकर कियोतारो की तो एकदम हलक में जान अटक जाती है। लेकिन तभी यामादा ये कहती है कि ये मेरी सबसे बड़ी लाइन है उस मूवी में। तो कियोतारो सोचता है कि ये सबसे बड़ी लाइन है। और फिर यामादा बोलती है कि दरअसल मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, लेकिन मूवी के लिए मुझे ऐसे ही एक्टिंग करना है तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। और फिर वो कियोतारो को पकड़ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लगती है और वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्रीप हो। जो सुनकर कियोतारो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। अब यामादा बार बार कहने लगती है तुम ठरकी हो, तुम क्रीप हो, तुम क्रीप हो, तुम क्रीप हो। और जितना बार वो क्रीप कहता है उतनी बार ही कियोतारो ये कहता है कि ये बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये और भी ज़्यादा बढ़िया है, वगैरह वगैरह कहने लगता है। और लाइब्रेरी में खड़ी हुई 3-4 लड़की उन लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फेस कर रहा होता है। तो वहाँ पर खड़ी हुई उन सारे लड़कियों को देखकर कियोतारो ये बोलता है कि क्या हम लोग कोई और जगह पर जा सकते हैं, कोई प्राइवेट जगह पर। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि यामादा कियोतारो को लेकर एक बहुत ही कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों एकदम आस पास रहते हैं, एकदम सामने सामने रहते हैं यार, एकदम बहुत ही ज़्यादा करीब करीब रहते हैं। और कियोतारो यहाँ पर बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट नहीं हो गया, यहाँ पर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है घूमने के लिए। तो यामादा धीरे से बोलती है कि इससे और ज़्यादा प्राइवेट जगह मुझे नहीं पता। और फिर यहाँ पर वो लोग उसकी मूवी के बारे में बातचीत वगैरह करने लगते हैं। तो कियोतारो यहाँ पर पूछता है कि तुम्हारी मूवी कब रिलीज़ होने वाली है। यामादा कहती है कि 2 यार बाद स्प्रिंग में रिलीज़ होने वाली है। कियोतारो कहता है कि तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी। यामादा बोलती है कि हाँ, मूवी वगैरह ऐसे ही रिलीज़ होती है। और फिर कियोतारो ये सोचने लगता है कि 2 साल बाद स्प्रिंग में क्या हम दोनों ऐसे ही दोस्त रहेंगे। तभी यामादा पूछती है कि क्या तुम मूवी देखने जाओगे। तो कियोतारो बोलता है कि हाँ, शायद मैं देखने जाऊंगा। तो उसकी ये बात सुनकर यामादा कुछ ज़्यादा ही खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी यामादा यहाँ पर। और वो कहती है कि चलो यहाँ से, हो गया मेरा। तो कियोतारो पीछे से पूछता है कि क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो। तो यामादा बोलती है कि मैं ये बात तुम्हारे सामने और ज़्यादा दोहराना नहीं चाहती। और यामादा एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है कियोतारो को, जो देखकर कियोतारो की अरमान जाग जाते हैं अंदर की। अब सीन यहाँ से कट होकर रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कियोतारो टीवी के सामने बैठ के यामादा की उसी शो को देख रहा था जिस शो को उसने वो पोस्टर या फिर कहीं पर तो देखा था, मैं भूल गया। तो वो वहाँ पर देखता है कि यामादा के साथ साथ और भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे उस शो में आए हुए थे। और वहाँ पर जो होस्ट था वो सभी स्कूल की लड़कियों को एक एक करके उन लोगों के ओपिनियन वगैरह पूछ रहे होते हैं, उन लोगों से क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे। लेकिन यामादा को एक बार भी चांस नहीं दिया जाता बात करने के लिए। और कियोतारो इस तरफ से वो सब कुछ देख रहा था। वो देख रहा था कि यामादा हर एक अनफनी जोक में हंस रही है, वो सभी लोगों को देख रही है, लेकिन उसे बात करने के लिए कोई भी नहीं पूछ रही है। और उसकी इस हालत को देखकर कियोतारो को बहुत ज़्यादा खराब लगता है यार। और वो वहीं पर लेट जाता है दुख में। और वो ये सोचता है कि यामादा ज़रूर से बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगी इस बात को लेकर कि उसको कोई भी चांस नहीं दिया गया इस शो में। नेक्स्ट दिन कियोतारो स्कूल जाता है और वो सोचता है कि मैं इस बारे में यामादा से कुछ भी बातें नहीं करूँगा, नहीं तो वो दोबारा से अपसेट हो जाएगी। लेकिन वो जब यामादा की तरफ देखता है, वो देखता है कि यामादा तो बहुत ज़्यादा खुश है। और वो बोलती है कि तुमने देखा कल की शो, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है कल के शो में। यानी कि यहाँ पर कियोतारो को ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी स्क्रीन टाइम को लेकर, और उसे कोई भी शिकायत नहीं है कि उसे कोई भी बात करने नहीं दिया गया।